ऑपरेशन 24 कैरेट चैप्टर 5। लिu शांगली के साथ एक अन्य ठिकाने पर पहुंची। साथ में वासु भी था। वैसे यहाँ स्टील की प्लेटें बनाने का काम हो रहा था। शोर पड़ रहा था। वे पीछे वाले हिस्से पर पहुंचे जो कि आगे वाले हिस्से की अपेक्षा शांत था। इधर दो तीन कमरे बने हुए थे। एक तरफ काले शीशे लगा मैला सा केबिन था। उनके वहां पहुंचते ही केबिन का दरवाज़ा खुला और 45 बरस का एक व्यक्ति निकला। वो पैंट कमीज में था, परंतु कहीं कहीं से मैले हो रहे दिख रहे थे। वो तुरंत पास आ पहुंचा। तुम अचानक यहाँ शांगली? कुछ देर छिपना है, शांगली ने कहा। इधर आओ, कहते हुए वो एक तरफ बढ़ गया। तीनों उसके पीछे थे। पास के कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो चारों भीतर पहुंचे। वो तीन कमरे आपस में जुड़े हुए थे। साफ जगह थी वो। उस व्यक्ति ने वहाँ के पंखे चलाते हुए कहा, यह सुरक्षित जगह है, यहाँ कोई नहीं आता। लिव एक कुर्सी पर जा बैठी। हुआ क्या? खास कुछ नहीं, शांगली गंभीर स्वर में कह उठा। साइलेंसर लगी रिवॉल्वर ला। वो बाहर निकल गया। तेरे को जान बहुत प्यारी है वासु, शांगली कड़वे स्वर में बोला। क्या क्या मतलब? तूने तो उन लोगों के पूछते ही सब कुछ बता दिया। लिव के बारे में मैं भी बता सकता था। मैं घबरा गया था, वासु जल्दी से बोला। तू तो मेरी लुटिया डुबो देगा। तभी वह व्यक्ति भीतर आया और साइलेंसर लगी रिवॉल्वर शांगली को दी। जा, शांगली उससे बोला। चाय पानी का इंतज़ाम कर, 2 चाय ही लाना। लेकिन तुम तो 3 हो, उसने कहा। अब की बार आएगा तो 2 ही रहेंगे। वो बाहर निकल गया। वासु का चेहरा भय से पीला पड़ गया। लिव शांत थी। मेरे लिए क्यों बुरा सोच रहे हो शांगली? मैं तो कई सालों से तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। और तेरे को ये भी पता है कि शांगली को मुंह खोलना पसंद नहीं, परंतु तुमने मुंह खोला। गलती हो गई। मैं फिर तभी शांगली के हाथ में दबे रिवॉल्वर से गोली निकली और उसके दांतों को तोड़ती मुंह में प्रवेश कर गई। मर गया वासु। होंठ भिज गए। शांगली ने रिवॉल्वर पास ही रखी और सिगरेट सुलगा ली। आरडीएस कौन है? खामोश बैठी ल्यू ने पूछा। अंडरवर्ल्ड के खतरनाक लोग हैं। शांगली ने ल्यू को देखा। तुम्हारा उनसे क्या वास्ता है? कुछ भी नहीं। तो फिर वो तुम्हारे पास क्यों आए शांगली? वो तुमसे तुली का पता ठिकाना पूछ रहे थे। उन्हें कैसे मालूम हो कि तुम तुली का ठिकाना जानते हो? ये बात बाहर कैसे चली गई? ल्यू के माथे पर बल पड़ गए थे। मैं नहीं जानता कि आरडीएस को कैसे पता चला कि मुझे तुली के ठिकाने के बारे में मालूम है। आरडीएस का तुम तक तुली के लिए आ जाना हैरानी की बात नहीं है। है तो तुम्हारा कोई आदमी गद्दार हो सकता है, खबर बाहर कर रहा हो सकता है। यह संभव नहीं। मेरे सब आदमी पूरे भरोसे के हैं, शांगली ने विश्वास भरे स्वर में कहा। भरोसे वाले ही धोखेबाजी करते हैं। मेरे आदमी वफादार है। फिर तो तुम्हें सोचना चाहिए कि आरडीएस तुम तक तुली के लिए कैसे आ पहुंचे। शांगली ल्यू को देखकर वो शांगली ने ल्यू को देखकर कहा। इससे भी बड़ी एक बात यह है कि आरडीएस फिर तुली के पीछे पड़ गए। पहले बूस्टर में इन्होंने तुली को नहीं मारा था, भगा दिया था, परंतु अब उसके सामने आने पर यह तुली की तलाश में लग गए, उसे ख़त्म करने के लिए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुली के जिंदा सामने आ जाने की वजह से एफआईए फिर से आरडीएस के पीछे पड़ गई होगी। आरडीएस को अगर बचना है एफआईए से, तो तुली को ख़त्म कर देना ज़रूरी होगा। ओह, लीव के एकाएक होंठ सिकुड़े। क्या हुआ? इस सवाल का जवाब मिल गया कि आरडीएस तुम्हारे पास तुली के लिए कैसे पहुंचा। लीव बोली। उन्हें 7-Eleven ने बताया होगा कि हम तुली का ठिकाना जानते हैं। कल रात जब वेटर के रूप में मेरे कमरे में डिनर लगा रहा था, तो उस वक्त मैं तुमसे तुली के बारे में ही बातें कर रही थी। मैंने तुम्हारा नाम भी लिया। किसी तरह 7-Eleven या आरडीएस ने तुम्हारे बारे में जान लिया होगा और तुम तक आ पहुँचे। तुम्हारा मतलब कि 7-Eleven ने आरडीएस को हमारा पता देकर बताया कि हम तुली के बारे में जानते हैं? हाँ, ये बात है। तो 7-Eleven ने स्वयं कोई एक्शन नहीं लिया, आरडीएस को आगे क्यों किया? शांगली बोला। ये बात 7-Eleven ही जाने कि वो क्या खेल खेल रहा है। मेरे ख्याल में वो आरडीएस के हाथों तुली को ख़त्म कर। ऐसा क्यों? वो खुद क्यों नहीं मारता? इससे तो स्पष्ट है कि आरडीएस और 7-Eleven मिले हो सकते हैं। जाहिर है, जाहिर है। अब तुम्हारा वापस चाइना बाज़ार लौटना ठीक नहीं। 7-Eleven की नज़र तुम पर टिक चुकी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे खिलाफ सबूत नहीं मिलेंगे उसे। इसी पर शांगली का फ़ोन बजा। हेलो, हम तुली के पीछे हैं, वो खंडाला के रास्ते पर जा रहा है। मुंबई से बाहर? शांगली की आंखें सिकुड़ी। लगता तो ऐसा ही है। अगले 10-15 मिनट में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वास्तव में मुंबई से बाहर जा रहा है। सावधानी से उसका पीछा करते रहो, वो निगाहों से ओझल ना हो। वो हमारे लिए ज़रूरी है, कहकर शांगली ने फ़ोन बंद किया। मुंबई से बाहर जा रहा है तुली? ल्यू ने पूछा। हाँ। कहीं माइक से मिलने तो नहीं जा रहा? नहीं, वहाँ भी मेरे आदमियों की नज़र है। माइक एम्बेसी से निकला होता तो मुझे खबर मिल जाती। अब तक तुली को माइक से मिल लेना चाहिए था। क्या पता उसके मन में क्या है वो। तभी दरवाज़ा खोलकर वही भीतर आया। हाथ में थमी ट्रे में चाय के प्याले और खाने का सामान था। वासु की लाश देखकर इतनी गहरी सांस ली। लाश ठिकाने लगा दो, शांगली बोला। पहचाना ना जाए इसका चेहरा। वो चाय की ट्रे रखकर बाहर निकल गया। दोनों ने चाय का एक एक प्याला उठा लिया। तुम्हें माइक से तुली के बारे में बात कर लेनी चाहिए।
शांगली ने कहा। अभी माइक को तुली के फ़ोन का इंतज़ार कर लेने दो, तुम देखना तंग आकर वो खुद ही मुझे फ़ोन करेगा। अगला दृश्य FIA का वही हॉल कमरा। सुरेश छाबड़ा ने भीतर प्रवेश किया। दीवान और कपूर पास पास खड़े किसी मुद्दे पर बात कर रहे थे कि उनकी निगाह सुरेश छाबड़ा पर टिक गई। दीवान पास आकर वो दोनों को देखकर बोला, तुली से मिलने की जगह फिक्स हो गई है। कितने बजे? शाम 5:30 और 6 के बीच हमारी मुलाकात होगी। गुड। तुली खतरनाक है, उसे मार पाना आसान काम नहीं है। मैं इस काम का ध्यान रखूंगा। सुरेश छाबड़ा जल्दी में था, बाहर निकल गया। ये चूक भी सकता है, कपूर बोला। इसके पीछे देओल को भेज दो। देओल को उस जगह तो पहुंचने को कहो। बता दो कि सुरेश छाबड़ा जिससे मिले उसे ख़त्म कर दे। सीधे तुली का नाम ही क्यों ना लूं? पहले बताने की क्या ज़रूरत है? देओल को मौके पर नाम मालूम हो कि उसका शिकार तुली है तो उसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगला दृश्य। RDS वापस उसी मकान पर आ गए थे। तीनों के चेहरों पर उखड़ेपन के भाव थे। शांगली और लीव का हाथ से निकल जाना उन्हें पसंद न आया था। मॉल की भीड़ का फ़ायदा उठाकर वो निकल भागे थे। 5 मिनट के लिए शांगली हमारे हाथ लग जाता तो हम उससे तुली का पता लगा लेते, राघव बोला। मेरे ख्याल में चीनी जासूस लीव कहीं से केबिन के भीतर के हालात देख रही होगी, तभी वो मौके पर आ पहुंची, एक्स्ट्रा ने कहा। हाँ, ये संभव है, धर्मा बोला। अब शांगली या लीव को ढूंढना आसान नहीं, वो सतर्क हो चुके हैं। तुली तक पहुंचने के लिए शांगली या लीव तक पहुंचना ही होगा हमें। इसके लिए हमें शांगली के किसी खास आदमी पर हाथ डालना होगा। वो हमें बताएगा कि शांगली किधर है। मॉल का इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर वो कहीं दूर नहीं भागने वाला। हाँ, हमें फिर मॉल में जाकर ऐसे इंसान को ढूंढना है जो शांगली के करीब हो। और धर्मा का फ़ोन बजने लगा। हेलो, धर्मा ने बात की। शांगली और ल्यू दोनों ही हाथ से निकल गए। तीनों शेर फुस हो गए। 7-11 की आवाज़ कानों में पड़ी। हर बार जीत हासिल करने का ठेका हमने नहीं ले रखा, धर्मा ने तीखे स्वर में कहा। ल्यू बहुत फुर्तीली है, मेरा उससे टकराव हो चुका है। वे मेरे हाथों से बचकर भाग निकली थी। जख्मों को कुरेद रहे हो या मरहम लगा रहे हो? वहाँ मेरा आदमी मौजूद था, उसे उसने देखा। 7-11 की आवाज़ कानों में पड़ रही थी। मेरे आदमी ने उनका पीछा भी किया। तो तुम जानते हो कि शांगली कहाँ है? ल्यू भी। बताओ, यही बताने के लिए तो फ़ोन किया है। मुझे मालूम था कि तुम उन्हें ढूंढने के लिए व्याकुल हो रहोगे। मुझे बताओ वो दोनों कहाँ हैं? 7-11। अगर इस बार भी वो तुम्हारे हाथों से निकल गए तो चिंता मत करना, मैं फिर बता दूंगा कि वो कहाँ पर है। तुम ये बताओ कि इस वक्त दोनों कहाँ हैं? दूसरी तरफ से 7-11 ने बता दिया। अब आएगा मज़ा। एक्स्ट्रा गुर्रा उठा। अगला दृश्य। सूर्य पश्चिम की तरफ झुक चुका था। धूप पीली और सुनहरी होकर ज़मीन पर पड़ रही थी। तुली ऐसी जगह पर मौजूद था जहाँ पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थर इधर उधर बिखरे हुए थे। पथरीली ज़मीन थी। लगता था जैसे कभी यहाँ पर बहुत बड़ा पहाड़ गिरा हो और टूट गया हो। सामने ही 100 फीट ऊंचा पहाड़ का बड़ा टुकड़ा था, जिसका ऊपरी हिस्सा किसी आदमी के चेहरे जैसा लगता था। यहीं पर तुली से मिलना तय किया था फ़ोन करने वाले ने। मुंबई खंडाला रोड पर थी ये जगह। तुली यहाँ तक कार में आया था, जो कि उसने एक पार्किंग से उठाई थी। वो कार हाईवे से उतार कर एक तरफ झाड़ियों में खड़ी थी और पैदल यहाँ तक पहुँचा था। डूबते सूर्य की धूप बहुत तीखी थी। तुली इस ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क था। कपड़ों में दो दो भरी रिवॉल्वरें मौजूद थी। वो जानता था कि उसे यहाँ बुलाना किसी की चाल भी हो सकती है, परंतु अपने परिवार के हत्यारों के बारे में जानने के लिए खतरा उठाना ज़रूरी था। डरता तो वो पहले भी नहीं था। अपने परिवार की मौत के बाद तो उसने बिल्कुल ही डरना छोड़ दिया था। उसके विचारों के तहत ये उसका ऑपरेशन 24 कैरेट नाम का मिशन था। सच का मिशन था। वो अपनी जगह पर हर तरफ से सच्चा था और सच के लिए ही लड़ रहा था। मौत का उसे ज़रा भी डर नहीं था। वो हर हाल में अपने परिवार के हत्यारों को मौत देना चाहता था। इस काम को पूरा करने के दौरान उसके हाथों से कौन मरता है, इस बात की परवाह नहीं थी उसे। तुली की निगाह हर तरफ घूमी। वो खुले में था। हर तरफ से धूप में तपती चमकती पहाड़ी चट्टानें ही दिखी। पथरीली जगह के पार कुछ दूरी पर पेड़ों और झाड़ियों का सिलसिला आरंभ हो रहा था। तुली ने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। 5:40 हो रहे थे। तुली ने नजरें उठाई तो एकाएक सतर्क हो गया। आंखें सिकुड़ गईं। सामने एक बड़े से पत्थर की ओट से सुरेश छाबड़ा निकलकर खुले में आ गया था। वो कमीज पैंट पहने था और धीरे धीरे तुली की तरफ आने लगा था। उसके चेहरे पर पसीना चमक रहा था। तुली ने उसे भरपूर निगाहों से देखा, परंतु उसे नहीं लगा कि इस इंसान को पहले कभी देखा है। सुरेश छाबड़ा सावधानी से चलता तुली के पास आ पहुंचा। मैं पहले से ही पत्थर के पीछे छुपा तुम्हें आते देख रहा था, सुरेश छाबड़ा बोला। तुली को तसल्ली हुई कि यह आवाज़ फ़ोन वाली ही है। तो तुमने देख लिया कि मैं अकेले आया हूँ, तुली बोला। उसने सहमति से सिर हिलाया। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि तुम अकेले हो या नहीं, तुली बोला। विश्वास करो, मैं अकेला ही हूँ। तुम मेरे बड़े परिवार के हत्यारों को जानते हो, तुली बोला। अच्छी तरह से। मुझे मालूम है कि किन लोगों ने तुम्हारे परिवार को गोलियों से भूना। बताओ। ऑपरेशन टुकिल की डिटेल और FIA के एजेंटों के नाम पते मेरे हवाले करो। तुली ने अपनी कमीज़ के भीतर हाथ डाला। सुरेश छाबड़ा ने तुरंत रिवॉल्वर निकाल ली। कागज़ निकाल रहा हूँ, तुली ने कहा और 15-20 कागज़ों का रबड़ लगा बंडल निकाला और 5 कदम दूर फेंक दिया। ये क्या? सुरेश छाबड़ा के होठों से निकला।
तुली ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। सुरेश छाबड़ा ने पहले ही रिवॉल्वर थाम रखी थी। मुझे मेरे परिवार के हत्यारों के बारे में बताओ और कागजों का बंडल उठा लो, तुली बोला। तभी तुली का फ़ोन बजने लगा, परंतु तुली की सतर्क निगाह सुरेश छाबड़ा पर ही रही। पहले मैं कागजों को चेक करना चाहता, मैंने सब कुछ उसमें लिख दिया है, परंतु मुझे मेरे परिवार के हत्यारों के बारे में बताए बिना तुम कागज़ नहीं पढ़ सकोगे। पहले मैं कागज़ देख लूँ तो तुम्हारा क्या जाता है। बस्ती बेल बंद हो गई। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, जैसे मैं तुम पर विश्वास करके यहाँ तक आ पहुँचा। फ़ोन की बेल पुनः बजने लगी। सुरेश छाबड़ा रिवॉल्वर थामे सतर्क खड़ा था। इस पर नज़र टिकाए तुली ने फ़ोन निकाला और कॉलिंग स्विच दबाकर कान से लगाया। हेलो। तुम फंस गए हो तुली, देवल की आवाज़ कानों में पड़ी। तुली चौंका, आंखें सिकुड़ी। क्या मतलब? उसके होंठों से निकला। इस वक्त तेरे सामने जो खड़ा है ये एफआई एजेंट सुरेश छाबड़ा है। देवल की आवाज़ सुनाई दी। गर्म शीशे की तरह ये शब्द उसके कानों में पड़े। तुली ने सब्र के साथ काम किया। नजरें हर तरफ घूमी, देवल कहीं ना दिखा। मैं समझ गया। तुली ने सुरेश छाबड़ा पर निगाह मारी। तू कहाँ है? मैं पेड़ के तने की ओट में हूँ, तेरे को नज़र नहीं आऊँगा। सुरेश छाबड़ा के साथ 4 लोग और भी हैं, उन्हें मैं देख चुका हूँ। कपूर ने मुझे भेजा है तुझे मारने के लिए, लेकिन कुछ देर पहले तक मैं नहीं जानता था कि शिकार तू है। तुली की आंखों में मौत चमकी, चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। तूने अच्छा काम किया मुझे बताकर, तुली ने कहकर फ़ोन बंद करके जेब में रखा। सुरेश छाबड़ा रिवॉल्वर थामे सतर्कता से उसे देख रहा था। जा, तुली बोला, कागज़ देख ले। सुरेश छाबड़ा फ़ौरन से हिलाकर नीचे गिरे कागज़ों के बंडल की तरफ बढ़ा। तुली मौत की सी निगाहों से उसे देखता रहा। सुरेश छाबड़ा ने कागजों का बंडल उठाया, रबड़ हटाकर कागजों को खोला। अगले ही पल चौंका, वो कागज खाली थे। तुमने उन पर कुछ भी नहीं लिखा? सुरेश छाबड़ा के ओठों से निकला। नहीं लिखा। तुली के ओठों पर खतरनाक मुस्कान उभरी। सुरेश छाबड़ा एकाएक सतर्क हो गया। दीवान और कपूर कैसे है छाबड़ा? तुली ने मौत भरे स्वर में पूछा। सुरेश छाबड़ा चौंका, रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया। तभी तुली ने ट्रिगर दबा दिया। धमाके का तीव्र स्वर गूंजा और गोली सुरेश छाबड़ा के माथे पर जा धंसी। सुरेश छाबड़ा इस तरह उछलकर पीछे को गिरा जैसे किसी ने धक्का दिया हो। तभी एक पत्थर के पीछे से 2 व्यक्तियों को निकलते देखा तुली ने खुद को फुर्ती से नीचे गिरा लिया। गोलियां चलने के धमाके हुए तो तुली बच गया। तभी गन से गोलियां चलने के धमाके गूंजे। तुली ने उन दोनों को गिरते देखा। वो समझ गया कि ये काम देवल ने किया है। मनी में उसने देवल को धन्यवाद दिया। फिर फुर्ती से तुली उठा और पास की चट्टान की तरफ दौड़ा। नजरें हर तरफ घूम रही थी, परंतु बाकी के 2 ना दिखे। देवल ने कहा था कि सुरेश छाबड़ा के साथ 4 लोग हैं। तुली पत्थर की ओट में जा पहुंचा था। सूर्य की किरणें सीधे उसके चेहरे पर पड़ने की वजह से चेहरा तपता सा लगने लगा। आंखें मिचमिचाते हुए तुली रिवॉल्वर थामे हर तरफ सतर्क निगाह दौड़ा रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। तुली ने फ़ोन निकालकर बात की। देवल की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम भारी खतरे में हो। तुम जिस चट्टान के पीछे छुपे हो उसके दाएं तरफ एक बड़ी चट्टान है। मैंने वहाँ एक आदमी को देखा है जो रिवॉल्वर थामे तुम्हारा निशाना लेने की फिराक में है। तुम उसे शूट करो। चट्टान का हिस्सा इस तरह उठा हुआ है कि मेरी तरफ से उसे चट्टान की कुदरती ओट मिल रही है। उसे तुम ही संभालो। चौथा, वो नहीं दिखा मुझे। फ़ोन बंद करो और उसे संभालो। दाईं तरफ वाली चट्टान के ऊपर की तरफ। वो चट्टान किसी नाग के फन की भांति आगे को आई हुई थी। तुली रिवॉल्वर वाला हाथ उठाए ऊपर की तरफ देखता रहा। कई पल बीत गए, फिर वो दिखा। पहले जरा सा सिर, फिर रिवॉल्वर वाला हाथ। उसके बाद नीचे झाँकने के लिए उसने अपना चेहरा आगे किया। तुली ने एक साथ 2 गोलियां चला दी। तेज़ धमाके गूंजे। एक गोली उसका चेहरा उधेड़ गई। उसका रिवॉल्वर वाला उसका रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे को झूलने लगा। उंगलियों में रिवॉल्वर दबी हुई थी। चेहरा लटक रहा था और खून नीचे गिरता देख रहा था। तुली के दांत भिंचे हुए थे। उसी पल उसे पास ही सरसराहट महसूस हुई। तुली चौंक कर पलटा। अगले ही पल ठिठक गया। 3 कदमों के फासले पर वो रिवॉल्वर उसकी तरफ ताने खड़ा था। वो भी घबराया हुआ था और तुली जानता था कि घबराए व्यक्ति के हाथों में रिवॉल्वर होना और भी खतरनाक था। उसी पल एक के बाद एक 2 गोलियों की आवाज़ें गूंजी और एक गोली उस व्यक्ति की कमर में जा लगी। यह देओल का निशाना था। वो चीखा। उसके हाथ से रिवॉल्वर नीचे जा गिरी और खुद भी नीचे बैठता चला गया। तुली ने रिवॉल्वर वाला हाथ आगे किया और उसके सिर का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। उसके बाद सन्नाटा सा छा गया वहाँ। चारों लाशें बिखरी थी उधर। तुली का फ़ोन बजा तो बात की तुली ने। सब ठीक है? निपट गया काम? तू ना होता तो मैं मर गया होता। तुली के क्रोध भरे चेहरे पर सख्त सी मुस्कान थी। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि ये सब मौके पर आकर पता चला कि तेरा शिकार किया जाने वाला है। मैं तेरा एहसानमंद रहूँगा देओल। तुझे हमेशा याद रखूँगा। इन बातों को छोड़ और एफआईए से खुद को बचा के रख। मैं छुप नहीं सकता। मुझे अपने परिवार के हत्यारों को ढूंढना है। एफआईए ने बहुत शानदार चाल चली मुझे पास लाने की। दीवान और कपूर का दिमाग अभी तक तो ठीक से चल रहा है देओल, तुली ने कड़वे स्वर में कहा। निकल जा अब यहाँ से। मिलेगा नहीं। हमारा मिलना ठीक नहीं है। यहाँ गोलियाँ चल चुकी हैं, कोई देख लेगा। मैं नहीं चाहता कि कपूर दीवान किसी तरह का शक करे। ठीक है, तुली ने कहकर फ़ोन बंद किया, जेब में रखा और रिवॉल्वर थाम एक तरफ बढ़ता चला गया। कपूर का फ़ोन बजा। हेलो, कपूर ने बात की। कपूर, दूसरी तरफ से देओल की आवाज़ आई। मुझे यहाँ पहुँचने में देर हो गई। क्या मतलब?
सुरेश छाबड़ा और उसके चारों साथी एजेंट यहाँ मरे पड़े हैं। उनकी लाशें बिखरी पड़ी हैं। इस वक्त मैं उन लाशों के बीच में खड़ा हूँ। लगता है उनकी किसी और के साथ खासी गोलीबारी हुई है। कपूर का चेहरा गुस्से से भर उठा। जानता है देओल वो कौन था? कौन? तुली। नहीं। देओल की तेज़ आवाज़ कानों में पड़ी। वो तुली ही था। तुम्हें वक्त पर पहुंचना चाहिए था। तुम मुझे बताया क्यों नहीं कि वहाँ मैंने तुली को शूट करना है? तब मैं वक्त से पहले हर हाल में पहुंच जाता। तुमने देर करके मुझे गलत कर दिया। कपूर दांत भींच कर बोला। वहीं रहो, मैं लाश उठवाने के लिए किसी को भेजता हूँ। कपूर ने कहा। फ़ोन बंद करके दीवान को देखा। दीवान माथे पर बल डाले उसे ही देख रहा था। तुली, सुरेश छाबड़ा और चारों एजेंटों को शूट करके वहाँ से निकल गया। कपूर ने दांत भींच कर कहा। बुरा हुआ। दीवान बेचैनी से बोला। और देओल? वो वहाँ देरी से पहुँचा। ये तो और भी गलत हुआ। देओल को वहाँ वक्त पर पहुँच जाना चाहिए था। हमारे 5 एजेंटों को तुली ने मार दिया। मैंने पहले ही कहा था कि तुली को ख़त्म करना आसान नहीं रहेगा। उनकी लाशें वहाँ से उठवाओ। तुली की ज़िंदगी भी ज़्यादा नहीं है। दीवान ने कठोर स्वर में कहा। अगला दृश्य। शाम ढल चुकी थी। अंधेरा गिरना आरंभ हो गया था। लाइटें जलने लगी थी। उस फैक्ट्री में स्टील की प्लेटें बनाने का काम भी रुक गया था। वर्करों को छुट्टी दे दी गई थी। अब वहाँ शांति थी। पीछे वाले कमरों में शांगली और ल्यू के साथ वो आदमी था जो फैक्ट्री को चलाता था। बहुत शोर होता है यहाँ पर, शांगली उस व्यक्ति से बोला। स्टील की प्लेटें बनाने के काम में शोर हो गई। धातु का काम है। ल्यू एक तरफ लंबे सोफे पर अधलेटी सी थी। मेरे ब्रांड की विस्की है? नहीं। ले आओ, रात बितानी है। फिर शांगली ने ल्यू को देखा। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, ल्यू ने कहा। जाओ मेरे लिए ले आओ गुलाटी, जल्दी आना। उसके बाद तुमने हमारे लिए खाने का भी इंतज़ाम करना है। सब हो जाएगा, गुलाटी ने कहा। लेकिन मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? आरडीएस का नाम तो तुमने सुना ही होगा। हाँ, गुलाटी ने सिर हिलाया। उससे पंगा हो गया, परंतु सब ठीक हो जाएगा। कल मैं वापस चाइना बाज़ार जाऊँगा। वहाँ उन तीनों के लिए पक्के इंतज़ाम करके रखूँगा। वो बचेंगे नहीं। तुम मेरी भी विस्की लाओ। गुलाटी चला गया। शांगली ने ल्यू को देखकर कहा। आरडीएस खतरनाक है। होंगे। ये तुम्हारा मामला है, तुम संभालो। मेरा इन बातों से कोई मतलब नहीं, ल्यू बोली। तब तुम मौके पर आई जब आरडीएस ने मुझे घेर लिया था। ल्यू कुछ ना बोली। तुम किसी होटल में भी रुक सकती हो, वैसे यहाँ भी ठीक ही तो है। मेरी फ़िक्र छोड़ो, अपनी फ़िक्र करो। मेरे ख्याल में 7-11 तुम्हारे चीनी एजेंट होने के बारे में जान गया है। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी चीनी एजेंट होने का उसे कोई सबूत नहीं मिलेगा। कुछ ही देर में गुलाटी विस्की की बोतल और गिलास ले आया। जल्दी आ गए। दुकान पास ही है। अगला दृश्य। आरडीएस की निगाह उस फैक्ट्री पर टिकी थी। ये इंडस्ट्रियल एरिया था। आसपास की कई फैक्ट्रियों में काम चल रहा था। सामान आ जा रहा था। शाम के 7:30 बज रहे थे। कुछ देर पहले ही उन्होंने एक आदमी को बोतल भीतर ले जाते देखा था। ये शांगली का ठिकाना है, एक्स्ट्रा ने कहा। उसके कई ठिकाने होंगे। मुंबई में वो पुराना रह रहा है। उसके पाँव पूरी तरह जमे हैं। हमें भीतर चलना चाहिए। राघव की नज़रें हर तरफ घूम रही थी। चाहे जैसे भी हो, हमें उससे ये जानना है कि तुली कहाँ पर है। हमारा तुली तक पहुँचना ज़रूरी है। आओ, धर्मा कह उठा। फैक्ट्री के गेट से ही अलग हो जाना है ताकि उनकी नज़रों से बच सके। आरडीएस आगे बढ़े। फैक्ट्री का गेट बंद था, परंतु बीच का छोटा गेट खुला था। तीनों एक एक करके भीतर प्रवेश कर गए और अलग अलग दिशाओं में होते चले गए। रिवॉल्वरें हाथ में आ चुकी थी। पैनी निगाह हर तरफ फिर रही थी। धर्मा भी कुछ ही आगे गया था कि ठिठक गया। फैक्ट्री में कहीं कहीं रोशनी थी और चंद कदमों की दूरी पर खड़ा गुलाटी उसे देख रहा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर आ चुकी थी। धर्मा के होंठ बिज गए। वो पुनः आगे बढ़ने लगा। गुलाटी रिवॉल्वर थामे अपनी जगह पर खड़ा रहा। धर्मा उससे 3 कदम पहले जा रुका। कौन हो तुम? गुलाटी ने पूछा। शांगली का है। कौन शांगली? तुमने रिवॉल्वर पकड़ी है, इसी से जाहिर है कि तुम शांगली के आदमी हो। तुम आरडीएक्स हो? मेरे पास आरडीएक्स नहीं, ये रिवॉल्वर है। मैंने पूछा है कि तुम आरडीएक्स हो, राघव धर्मा एक्स्ट्रा। हाँ, शांगली ने तुम्हें बता दिया है कि। तभी गुलाटी ने गोली चलाने के लिए रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया। धर्मा को पहले से ही ऐसी हरकत का अंदेशा हो चुका था। इससे पहले कि वो गोली चलाता, धर्मा ने ट्रिगर दबा दिया। तेज धमाका वहाँ गूंजा और गोली गुलाटी के पेट में जा धंसी। उसकी चीख गूंजी। धर्मा ने पुनः गोली चलाई, जो कि उसकी छाती में लगी और वह नीचे जा गिरा। अगला दृश्य। गोली की आवाज़ सुनते ही शांगली के हाथ में पकड़ा गिलास छलक उठा। ल्यू उछल कर खड़ी हो गई। ये क्या? गोली तो। शांगली। ल्यू भीचे स्वर में क्या उठी। मुझे उस एजेंट का फ़ोन नंबर बताओ जो तुली पर निगाह रख रहे हैं। क्या मतलब? शांगली भी खड़ा हो गया। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। आरडीएस 7-11 बाहर पहुँच चुके हैं, जबकि मुझे झगड़ा नहीं करना है। अपने काम को चुपके से करके निकल जाना है। अपने उस एजेंट का नंबर बताओ जो तुली पर निगरानी का काम संभाल रहा है। शांगली ने नंबर बता दिया। ली ने रिवॉल्वर हाथ में थामी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जा रही हो? तुम अगर बचे रहो तो मुझे फ़ोन कर, लेकिन चुप रहो, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। दरवाजे के पास पहुँचकर ल्यू ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और बाहर देखा। बाहर हर तरफ चुप्पी दिखी। शांगली, तुम्हारा आदमी गुलाटी मारा जा चुका है। कैसे? जिंदा होता तो अब तक हमारे पास आ गया होता। शांगली ने एक ही सांस में गिलास खाली किया और रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। तुम भी निकल जाओ यहाँ से, कहते हुए ली ने दरवाज़ा पूरा खोला और बाहर निकलती चली गई। शांगली के होंठ भिज चुके थे।
गोली चलने के बाद गुलाटी का उनके पास ना आना यही स्पष्ट करता था कि वो नहीं बच सका। शांगली ने यहाँ से निकल जाने में ही बेहतरी समझी। वो आगे बढ़ा और खुले दरवाजे से बाहर झाँका। कहीं रोशनी नज़र आ रही थी तो कहीं अंधेरा। शांगली की निगाह हर तरफ घूमी। लीव कहीं भी ना दिखी, कोई और भी ना दिखा। रिवॉल्वर थामे शांगली तेजी से अंधेरे की तरफ दौड़ा। उसके कदमों की मध्यम सी आवाज़ गूंजी और 4 पलों में ही वह गहरे अंधेरे में पहुंच चुका था। वहां ठिठक कर उसने हर तरफ नजरें घुमाई। उसी पल उसकी गर्दन पर रिवॉल्वर के ठंडे लोहे की नाल आग लगी। शांगली के शरीर में सर्द लहर दौड़ गई। क्या हाल है शांगली? उसके कानों में राघव की फुसफुसाहट गूंजी। शांगली को अपनी सांसें रुकती सी महसूस हुई। तो तुम? शांगली के होठों से निकला। तुमने क्या सोचा कि बचकर भाग गए? दोबारा हमारी मुलाकात नहीं होगी? ओह। शांगली ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। यहाँ तक कैसे पहुँच गए? अपनी रिवॉल्वर मुझे दो। राघव का हाथ पीछे से आगे आया और शांगली के हाथ से रिवॉल्वर ले ली। शांगली का हाल बुरा हो चुका था। तुम्हें कैसा लग रहा है शांगली? अब तुम मरने वाले हो, राघव ने मौत भरे स्वर में कहा। मुझे मत मारना प्लीज़, मुझे। तुली कहाँ है शांगली? बचने के लिए बताना ही पड़ेगा वरना तू अभी गोल हो जाएगा। बताता हूँ। अगला दृश्य। पूरा दिन बीत गया था परंतु तुली का फ़ोन नहीं आया था, जबकि माइक खुद तुली से मिलना चाहता था। वो सारा दिन तुली के फ़ोन के इंतज़ार में ही बैठा रहा। अब रात हो गई थी। माइक एम्बेसी के कमरे में ही टिका हुआ था। कुछ देर पहले ही उसने पैक तैयार किया था और छोटे छोटे सिप ले रहा था। माइक के मन में 7-Eleven को भी सबक सिखाने की चाहत थी, क्योंकि 2.5 महीने पहले उसने उसके बेटे का अपहरण करके उसे मजबूर कर दिया था कि तुली का छिपा ठिकाना बता दे। तब अगर 7-Eleven उसके बेटे का अपहरण न करता तो अब सब ठीक रहना था। तुली उसके पास ही होना था। तभी सामने रखा फ़ोन बजा तो माइक ने फ़ौरन रिसीवर उठाया। हेलो सर, कोई मैडम ल्यू आपसे बात करना चाहती हैं, उधर से कहा गया। लाइन दो। अगले ही पल उसके कानों में ल्यू की आवाज़ पड़ी। हेलो माइक। हेलो ल्यू। माइक मुस्कुराया। मेरे ख्याल में तुम बोर हो रही हो और मुझसे मिलना चाहती हो। ऐसा कुछ नहीं है माइक, वक्त बिताने के लिए मुझे फ़ोन। तुली से तुम्हारी मुलाकात हो गई होगी, उधर से ल्यू ने कहा। नहीं तो, माइक के होठों से निकला। उसका फ़ोन नहीं आया? नहीं। आखिर तुम इस मामले में क्यों दिलचस्पी ले रही? मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुली इस वक्त कहाँ है, उधर से ल्यू ने कहा। कहाँ है? एक होटल में। वो खुद को छिपा नहीं रहा, आराम से वहाँ रह रहा है। होटल का नाम बताओ। ग्रीन होटल वर्सोवा, कमरा नंबर 22। माइक के होंठ सिकुड़ गए। तुम शायद एयरपोर्ट पर भी मुझे यही बताना चाहती थी, माइक क्या उठा। हाँ, लेकिन तुमने कहा कि तुली तुम्हें फ़ोन करेगा तो मैं खामोश हो गई। बता देती, मैं पूरे इंतज़ाम के साथ तुली के पास जाता। क्यों? वो तो खुद ही तुमसे मिलना। तुली के पास आरडीएक्स भी पहुंच सकते हैं। आरडीएक्स? ये तो बारूद, वो इंसानी बारूद है, राघव धर्मा एक्स्ट्रा। तुम इनसे पहले कभी नहीं मिली? नहीं। नाम भी नहीं सुना? नहीं। 7-Eleven ने तुली को मारने के लिए बूस्टर में इन्हीं तीनों का इस्तेमाल किया था। आरडीएक्स का? हाँ। इसी से समझ जाओ कि ये कितने खतरनाक है। हो सकता है ये भी तुम्हें तुली के पास ही कहीं मिल जाए। तुली का पता मेरा एक खास आदमी जानता है। वो आरडीएक्स के हाथ में पड़ गया हो सकता है, इस बात का खतरा है। समझ गया, तुम जल्दी करो। तुम क्यों मेरी मदद कर रही हो इस मामले में? ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो मेरे काम आओ। ये बात नहीं है तो क्या बात है? चीन चाहता है कि अमेरिका के हक में मुंह खोल दे, इंडिया मुंह खोल दे। और इंडिया को अमेरिकन विदेश मंत्री की हत्या की सफाई देनी पड़े। इस तरह हो सकता है कि अमेरिका और इंडिया में मनमुटाव हो चले। चीन को इन दोनों देशों का करीब आना पसंद नहीं। ठीक कहा मैंने? सही कहा, हृदय से लियू ने हंसकर कहा। चीन कभी भी कोई काम बिना मतलब के नहीं करता। तुम्हें तुली के बारे में सोचना चाहिए माइक। हाँ, मैं उसके पास ही जा रहा हूँ। पूरे इंतज़ाम के साथ। हाँ, अगर तुली किसी वजह से हाथ से निकल जाए तो मुझे फ़ोन करना। लियू की आवाज़ कानों में पड़ी। तब तुम क्या करोगी? मेरे पास एक ऐसा मोहरा है जो वक्त आने पर बेबस कर देगा। इसके साथ ही फ़ोन बंद हो गया। माइक ने रिसीवर रखा और बड़बड़ा उठा। लियू तो बहुत हरामी चीज़ है। अगला दृश्य। ग्रीन होटल के सामने सड़क पार राघव ने कार रोकी और इंजन बंद कर दिया। अभी सोच लो। आगे बैठे धर्मा ने गर्दन घुमाकर पीछे बैठे शांगली से कहा। तुली यहीं है क्या? हाँ, इसी होटल में 22 नंबर कमरे में। शांगली फंसे स्वर में बोला। एक्स्ट्रा शांगली की कमर में रिवॉल्वर की नाल सटा उसके पास बैठा था। तुम्हारी बात गलत हुई तो तू मरेगा। मैं सच कह रहा हूँ। शांगली ने सूखे होठों पर जीप फेरी। धर्मा की निगाह होटल पर टिक चुकी थी। चल धर्मा, राघव ने ड्राइविंग डोर खोलते हुए कहा। रुक ज़रा, धर्मा होटल पर नजर टिकाए बोला। वहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। सबकी निगाह उधर गई। वहाँ उनके देखते ही देखते जो कारें रुकी और उनमें से 7 लोग बाहर निकले। 2 तो कारों के पास खड़े रहे, बाकी 5 होटल में प्रवेश कर गए थे। वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है, राघव बोला। राघव और धर्मा कार से बाहर निकले और सड़क पार करते होटल की तरफ बढ़ गए। एक्स्ट्रा ने कमर से रिवॉल्वर सटा शांगली को देखा। शांगली उसे ही देख रहा था। तुम सोच रहे हो कि मुझ पर काबू पाकर यहाँ से भाग सकते हो, एक्स्ट्रा ने कहा। शांगली ने मुंह फेर लिया। कोशिश ज़रूर करना। एक्स्ट्रा का स्वर शांत था। माइक 2 लोगों के साथ 22 नंबर कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाज़ा तपतपाया। इस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। 3 अन्य आदमियों को माइक में
इधर उधर बिखरा दिया था ताकि कोई खतरा आए तो वे संभाल लें। दूसरी बार दरवाज़ा थपथपाने पर भीतर से तुली की आवाज़ आई। माइक का दिल धड़का। तुली की आवाज़ पहचान ली थी। कौन? मैं हूँ तुली। माइक। जवाब में तुली की आवाज़ नहीं आई। तुली, माइक ने पुकारा। सुन रहा हूँ, तुली की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ, तुमसे बात करनी है। माइक ने कहा। तुम्हारे साथ कौन है? मेरे 2 आदमी हैं। तभी दरवाज़ा खोला और तुली का चेहरा दिखा। उसने तीनों को देखा। तुम अकेले भीतर आना, तुली माइक से बोला। हाँ, माइक ने सिर हिलाया। तुली ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, माइक भीतर आ गया तो तुली ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तुली के हाथ में रिवॉल्वर दबी थी। दोनों की नज़रें मिली। तुली के चेहरे पर कठोरता थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुली बोला। मेरे एजेंटों ने तुम्हें ढूंढ लिया। तुली ने रिवॉल्वर हाथ में ही रखी। तुम्हें इस तरह होटल में नहीं रहना चाहिए। FIA तुम तक पहुँच सकती है। वो लोग तुम्हें मार देंगे। तुली बेहद सतर्क था इस वक्त। माइक पुनः बोला। तुमने बूस्टर में बढ़िया चकमा दिया CIA को। खुद चुपके से खिसक गए और अपने कपड़े हमारे एजेंट की लाश को पहना गए। उसका चेहरा तुमने गोलियों से बिगाड़ दिया कि पहचाना ना जा सके। परंतु हमने जान लिया था कि वो हमारे ही एजेंट है। परंतु तुम दोबारा लौटकर हमारे पास नहीं आए। तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था। तुली खामोश रहा। CIA तुम्हारे हक में सोचती है। हम ही तुम्हें FIA से बचा सकते हैं। तुली ने कुछ नहीं कहा। मुझे पता चला कि तुमने एम्बेसी फ़ोन करके मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की तो मैं इंडिया आ गया। पिछली बार तुम्हें मैं अमेरिका ना ले जाता तो FIA ने तुम्हें ख़त्म कर देना था। तुम बुरे फंसे। तुली की निगाह माइक पर थी। फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर तुमने एक आदमी का पासपोर्ट चोरी किया। मुझे मालूम हो गया कि ये काम तुमने किया। तुम्हारे लिए मैं फ़ौरन फ्लोरिडा पहुंचा, परंतु तुम वहाँ से गायब हो गए थे। माइक ने पुनः कहा। तुली ने सिगरेट सुलगा ली, परंतु वह सतर्क था। तुम्हें इंडिया नहीं आना चाहिए था, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। CIA तुम्हारे साथ है। पहले की तरह हम तुम्हें आसानी से इंडिया से निकाल कर अमेरिका पहुंचा सकते हैं, और इस बार तुम्हें पहले से बेहतर सुरक्षा दी जाएगी। तुली ने कश लिया। कुछ तो बोलो तुली। मेरे परिवार को किसी ने गोलियों से भून दिया, तुली ने कहा। इसका मुझे दुख है। मैंने भी बात सुनी। किसने किया ऐसा? नहीं जानता। तुम CIA पर विश्वास करो, माइक ने कहा। हम तुम्हारे परिवार के हत्यारों की तलाश करके उन्हें सज़ा देंगे। ख़त्म कर देंगे उन्हें। यह हमारा तुमसे वादा है। परंतु इस तरह खुले मत रहो। तुम मेरे साथ। माइक, मुझे मेरे परिवार के हत्यारे चाहिए। वादा रहा कि वादा अपने पास रखो। मुझे वो लोग चाहिए जिन्होंने मेरे परिवार को मारा है। तुली, हम मेरे परिवार को तुम लोगों ने मारा हो सकता है। हम लोगों ने? माइक अचकचा उठा। हाँ, तुली ने एक एक शब्द चबाकर कठोर स्वर में बोला। मेरे परिवार को इसलिए मारा गया कि जब मुझे उनकी हत्या हो जाने का पता चले तो मैं अपनी छिपी जगह से बाहर निकला हूँ, और ऐसा ही हुआ। ये काम हमने नहीं किया। FIA भी यही कहती है कि ये काम उसने नहीं किया। कोई बेवकूफ़ ही तुम्हारे परिवार को मारेगा। बेवकूफ़ नहीं, वो बहुत शातिर है। मेरे परिवार को मारकर मुझे बाहर निकालने की शानदार चाल चली उसने। मुझ पर भरोसा करो तुली, CIA उन लोगों को ढूंढ निकालेगी। वो लोग FIA के भी हो सकते हैं। नहीं तुली, CIA ऐसा घटिया काम नहीं करती। हम मासूमों का खून नहीं बहाते। तुम मेरा विश्वास करो। तुली का सब पर से विश्वास उठ चुका है। मैं कहता हूँ तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरे साथ चलो। और मेरा एक बेटा जिंदा बच गया, परंतु वह लापता है। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बेटे को उन्हीं लोगों ने उठाया जिन्होंने मेरे परिवार को मारा। वो देर सवेर मेरे बेटे के दम पर मुझसे कोई सौदा तो अवश्य करेंगे। तुम मुझ पर भरोसा करो तुली, मैं सबको समझा दूंगा। तुली ने कश लिया और बोला। तुम चाहते हो कि मैं ऑपरेशन टुगिल नाम के मिशन की सच्चाई अमेरिका को बयान करूं और अमेरिकी विदेश मंत्री की हत्या के सिलसिले में अमेरिका के हक में गवाही दूं? हाँ, यही। मैं ऐसे ही करूंगा अगर तुम मेरे परिवार के हत्यारों के बारे में मुझे बताओ। मेरे बेटे को मेरे पास ले आओगे। इसमें वक्त लगेगा, मैं इंतज़ार करूंगा। तुली ने माइक की आंखों में देखा। तब तक FIA तुम्हें मार देगी। तुम समझते क्यों नहीं? मैं दांव पर मेरी जान लगी है, तुम क्यों चिंता करते हो? तुली का स्वर शांत था। माइक के होंठ पिच गए। अगला दृश्य। राघव और धर्मा होटल से बाहर आ गए। एक निगाह सामने कारों के पास खड़े दोनों आदमियों पर मारी और सड़क पार करके उस तरफ खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गए। फिर बीच में ही राघव ठिठक कर रुका और होटल के मुख्य गेट पर निगाह रखने लगा, जबकि धर्मा वापस कार के पास आ पहुंचा। भीतर एक्स्ट्रा शांगली को संभाले बैठा था। क्या रहा? एक्स्ट्रा ने पूछा। तो लिए होटल में ही है, हमारे आगे आगे। माइक अपने साथ साथ लोगों को लेकर यहाँ पहुंचा है। उसे भी तुली की खबर लग गई है। शांगली समझ गया कि माइक को लियू ने खबर दी। अब क्या पोजीशन है? 2 आदमी बाहर कारों के पास है। 3 होटल में पोजीशन लिए हैं। बाकी के 22 नंबर कमरे के दरवाजे के बाहर। माइक कमरे में तुली से बात कर रहा होगा, राघव ने कहा। मेरी बात सही निकली कि 22 नंबर कमरे में है। शांगली क्या उठा। अब तो मुझे जाने दो। राघव और एक्स्ट्रा की नज़रें मिली। इसका टाटा निपटा, राघव बोला। बाहर तेरी ज़रूरत पड़ सकती है। टाटा? हड़बड़ाकर बोला। तुम क्या करने वाले हो? मुझे मारना मत। मैं एक्स्ट्रा का रिवॉल्वर वाला हाथ उठा और नाल शांगली की कनपट्टी पर जा लगी।
शांगली की आंखों के सामने लाल पीले तारे नाचे और वो बेहोश होकर सीट पर लुढ़क गया। राघव ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और शांगली के बेहोश शरीर को बाहर खींचकर सड़क के किनारे डाल दिया। एक्स्ट्रा बाहर निकला और रिवॉल्वर जेब में रख ले। आओ, राघव बोला और दोनों आगे बढ़ गए। धर्मा के पास पहुंचे। क्या रहा? अभी सब कुछ वैसा ही है। तुली अगर माइक के साथ मिल गया तो? एक्स्ट्रा बोला। तो उसे खत्म कर देंगे। धर्मा शब्दों को चबा करके उठा। माइक तुली को छोड़कर जाने वाला नहीं, राघव ने कहा। मैं होटल जाता हूँ, एक्स्ट्रा ने कहा और आगे बढ़ गया। अगला दृश्य। तुम मेरे साथ चलो तुली, माइक ने कुछ खामोशी के बाद कहा। मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरे परिवार के हत्यारों और मेरे बेटे को सामने ला दो, तब मैं तुम्हारी बात मानूंगा, तुली ने कहा। जिद मत करो तुली, वो सब हो जाएगा। जब हो जाएगा तब मेरे पास आ जाना। उसी पल माइक की जोरदार ठोकर तुली के रिवॉल्वर वाले हाथ पर पड़ी। तुली चूक गया, रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गई। उसी पल माइक के हाथ में भी रिवॉल्वर नजर आने लगी। तुली के दांत भिज गए। उसने माइक की आंखों में झांका। इस तरह तुम मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकोगे माइक, तुली कठोर स्वर में बोला। मेरा इरादा तुम्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का है। मैं तुम्हारी जान बचाने के बारे में सोच रहा हूँ। तुम जिंदा रहोगे तभी तो मेरे मतलब के रहोगे, माइक ने तुली को सतर्क स्वर में कहा। रही बात तुम्हारे परिवार के हत्यारों की या तुम्हारे बेटे की, तो मैं बहुत जल्दी उन लोगों की तलाश कर लूँगा, परंतु इस वक्त तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरे से ज़बरदस्ती मत। मैं तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता हूँ और मैं अपने परिवार के हत्यारों को तलाश, ये काम मुझ पर छोड़ दो। वो जो लोग भी हैं मेरे आदमी उन्हें ढूंढ लेंगे। बेशक तुम उसके बाद सीआईए का साथ देना। अब तुम दरवाजे की तरफ चलो, बाहर मेरे आदमी खड़े हैं। अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा तो पहले भी कोई नहीं बिगाड़। चलो तुली, माइक सतर्क स्वर में बोला। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा तुली। बेहतर होगा कि मुझे सहयोग दो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुली ने माइक की आंखों में झाँका, चेहरे पर दरिंदगी थी। चलो। तुली होंठ पीछे घूमा और दरवाजे के पास जा पहुंचा। माइक उससे 3 कदम पीछे था। दरवाज़ा खोलो। तुली ने दरवाज़ा खोला तो बाहर खड़े दोनों आदमियों की निगाह उस तरफ उठी। इसे अपने साथ ले जाना, माइक ने उससे कहा, दोस्तों की तरह। उन दोनों ने आगे बढ़कर तुली के दाएं बाएं जगह ले ली। वो तुली को लिए आगे बढ़ने लगे। माइक रिवॉल्वर थामे 3 कदम पीछे को चल रहा था। तुली कोई मौका ढूंढ रहा था इनसे बचने का, परंतु वे सब सतर्क थे। एकाएक तुली के चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे। उसकी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। सामने से एक्स्ट्रा आ रहा था। चलते हुए तुली की निगाह एक्स्ट्रा पर टिक चुकी थी। तुली को पूरा यकीन था कि पास ही कहीं राघव व धर्मा भी होंगे। इन हालातों में एक्स्ट्रा का नजर आना इत्तेफाक नहीं हो सकता। लापरवाही से भरी चाल चलता एक्स्ट्रा उसके सामने पहुंचा। भाई साहब, माचिस होगी? एक्स्ट्रा क्या उठा। तुली को ले जाते वो दोनों पल भर के लिए ठिठके। तुली समझ गया कि कुछ होने वाला है। मैं देता हूँ, पीछे खड़े माइक ने कहा। धन्यवाद सर। एक्स्ट्रा उनके सामने से हटा और माइक के साथ आ गया। वो दोनों तुली को लिए आगे बढ़ गए। माइक भी चल पड़ा। जेब से लाइटर निकाल कर एक्स्ट्रा को दिया। एक्स्ट्रा ने लाइटर थामते हुए कहा, आप विदेशी लगते हैं। अमेरिकन? ओह, फिर तो आपके पास विदेशी सिगरेट होगी, एक देना ज़रा। चलते चलते माइक ने एक्स्ट्रा को घूरा, पैकेट निकाल कर एक सिगरेट दी। धन्यवाद, आप कितने नरम दिल हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। साथ चलता एक्स्ट्रा क्या उठा। मैं अमेरिका जाकर बसना चाहता हूँ, परंतु वीज़ा नहीं मिल रहा अमेरिका का। अमेरिकन एम्बेसी में आपकी कोई पहचान होगी? नहीं, सुनकर बुरा लगा। मेरा अमेरिका जाने का सपना। सिगरेट जलाओ, मेरा लाइटर दो और जाओ। माइक एक सख्त स्वर में क्या उठा। अभी लो, एक्स्ट्रा ने कहा और सिगरेट लाइटर जेब में डालकर रिवॉल्वर निकाली और माइक की कमर से लगा दी। ये सब अचानक हुआ। माइक चौंका। चलते रहो, एक्स्ट्रा ने कठोर स्वर में कहा। माइक के होंठ पिच गए। चलता रहा वो। चाल अवश्य कुछ धीमी हो गई। तुली को ले जा रहे दोनों आदमी 7-7 कदम आगे बढ़ गए थे। क्या चाहते हो? तुली को। माइक के दांत पिचे। कौन हो तुम? एक्स्ट्रा। RDX। माइक की आंखें सुखनी। जानकारी अच्छी है तुम्हारी। एक्स्ट्रा ने बेहद सतर्कता के साथ उसकी कमर से रिवॉल्वर लगी देखी थी। बूस्टर में हम तीनों ही तुली को मारने गए थे, पता है तुम्हें? नहीं। 7-11 के कहने पर तुली को मारने गए। हाँ। FIA के लिए भी काम करते हो? नहीं। तो 7-11 के कहने पर तुली को मारने बूस्टर क्यों गए थे? वो एक सौदा था हमारे और 7-11 के बीच। वो तुली को जिंदा क्यों छोड़ दिया? हमें ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आई कि जिसके लिए तुली को मार देते। हम तो तभी समझ गए थे कि वो लाश तुली की नहीं है, जो कहते कहते माइक लड़खड़ाया। एक्स्ट्रा ने फुर्ती से रिवॉल्वर उसके सिर से लगा दी। चालाकी नहीं, एक्स्ट्रा घुर्राया। माइक ने गहरी सांस ली। तभी तुली को ले जा रहे दोनों आदमियों ने पलट कर पीछे देखा कि ठिठक गए। एक्स्ट्रा ने सिर से रिवॉल्वर हटाकर पुनः कमर पर लगाते कहा, इन्हें कहो कि चलते रहें और होटल से बाहर निकलें। तुली ने भी गर्दन पीछे घुमाई। चलते रहो, माइक बोला, पीछे मत देखो। वो दोनों तुली को लेकर फिर से आगे बढ़ने लगे। बूस्टर में हमने तुम्हारे 6-7 लोगों को मारा था, अब तुम लोग 8 हो। मेरे साथियों ने घेरा डाल रखा है। तुली को ले जाना चाहते हो? हाँ। 7-11 के लिए? अपने लिए। हमें तुली से मिले बहुत देर हो गई, गले मिलना है। एक्स्ट्रा बेहद सतर्क था। सामने होटल का बाहर निकलने वाला दरवाज़ा था। इधर उधर फैले तीनों एजेंट भी अब पास आ गए थे और एक्स्ट्रा को घूर रहे थे। शायद वो समझ चुके थे कि माई की कमर में छिपे ढंग से रिवॉल्वर लगी हुई है। अगर तुम्हारे लोगों ने उस पर काबू पाने की चेष्टा की तो मैं उसी वक्त तुम पर गोली चला दूंगा।
माइक ने उन तीनों को कुछ ना करने का इशारा किया, फिर एक्स्ट्रा से कहा, मैं तुम्हें अच्छी कीमत दे सकता हूँ इस मामले से हटने की। धन्यवाद। वो सब होटल के दरवाजे से निकलकर बाहर आ गए। अपने दोनों आदमियों से कहो कि सड़क के उस पार खड़ी कार तक तुली को छोड़ाएं। तुम जो मैंने कहा है वो करो। माइक ने उखड़े अंदाज में उन दोनों आदमियों को यही कहा। वे तुली को लेकर सड़क पर खड़ी कार की तरफ बढ़ गए। अब तक अंधेरे से निकलकर धर्मा और राघव भी सामने आ गए थे। उन्होंने मामला समझ लिया था। धर्मा उसी पल कार की तरफ दौड़ा, जबकि राघव जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर हाथ कस चुका था। कभी भी कुछ भी हो सकता था। माइक के साथ ही मौके के इंतजार में सतर्क खड़े थे। अपने आदमियों से कहो कि कोई हरकत ना करें। माइक ने ऐसा ही आदेश दिया। गुड, चलो अब हम दोनों भी उस कार तक घुमाएं। उसकी कमर में रिवॉल्वर लगाए एक्स्ट्रा ने कहा। एक्स्ट्रा की बात माननी माइक की मजबूरी थी। वो चल पड़ा। राघव फासला रखकर उनके पीछे था। माइक के साथ ही अपनी जगह पर विवश से खड़े रहे। धर्मा कार के पास पहुंचकर ठिठका। शांगली को जहां बेहोश करके छोड़ा था वो वहां नहीं था। स्पष्ट था कि होश आते ही वो खिसक गया होगा। मुझे समझ नहीं आता कि तुम आखिर तुली का करना क्या चाहते हो। इस बात को लेकर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुली को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें $1,00,000 दे। चुप रहो, एक्स्ट्रा ने कठोर स्वर में कहा। धर्मा ने तुली की डिलीवरी ले ली। रिवॉल्वर हाथ में पकड़ रखी थी। तुम कार में बैठो, धर्मा तुली से बोला। फिर उन दोनों ने कहा, पलटकर पीछे भी मत देखना। वो दोनों वहाँ से चले गए। धर्मा की निगाह एक्स्ट्रा माइक पर जा टिकी, जो इधर ही आ रहे थे। कुछ फासला रखकर पीछे राघव था। वे कार के पास पहुंचे। इसकी तलाशी लो, एक्स्ट्रा ने कहा। धर्मा ने माइक की तलाशी ली और रिवॉल्वर निकाल ली। राघव भी पास पहुंचा। चलो। धर्मा ने फौरन स्टीयरिंग सीट संभाली। राघव पीछे तुली के पास जा बैठा। एक्स्ट्रा ने माइक से कहा, अब तुम कार स्टार्ट करो माइक। माइक के होंठ भिज गए। धर्मा कार स्टार्ट कर चुका था। एक्स्ट्रा के भीतर बैठते ही उसने कार आगे बढ़ा दी। माइक दांत पीस कर रह गया। तुली हाथ से निकल गया था। अगला दृश्य। कैसे हो तुली? राघव ने तुली की टांग को थपथपाया। ठीक हूँ। माइक तुम्हें ज़बरदस्ती ले जा रहा था? हाँ। बात है बाद में, पहले बताओ कि जाना कहाँ है? धर्मा कार चलाते क्या उठा। जिस ठिकाने पर अब हम हैं वहाँ पर 7-Eleven ने नज़र रखी हुई। वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। 7-Eleven का कोई आदमी अब भी हम पर नज़र रखे हो सकता है। धर्मा ने देखा। नज़रें घुमाओ। राघव और एक्स्ट्रा की नज़रें एक तरफ घूमने लगी। तुली ने गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। मुझे तो पीछे लगा कोई नज़र नहीं आ रहा। राघव बोला। मेरा भी यही ख्याल है, एक्स्ट्रा ने कहा। अभी बाहर का जायज़ा लेते रहो, धर्मा ने कहा। 2-3 मिनट और बीत गए। सब ठीक है, गाड़ियाँ तो हैं परंतु हमारे पीछे कोई नहीं है। रात का 1 बजने जा रहा था। चलना कहाँ है? उस्मान के यहाँ ठीक रहेगा। हाँ वो ठीक है, वहीं चलो। तुली ने आंखें खोली और राघव को देखा। तुम लोग वहाँ अचानक कैसे पहुँच गए? अचानक नहीं पहुँचे, बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं तुम तक पहुँचने के लिए, राघव ने कहा। कैसे पापड़? छोड़ो इस बात को। हमने तो सोचा था कि अब तुम हमेशा छिप कर रहोगे, लेकिन तुम सामने आ गए। मेरे परिवार को किसी ने गोलियों से भून दिया, तुली ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, कुछ ही देर पहले हमें पता लगी ये बात, इसलिए आना पड़ा। मैंने उन लोगों को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन 24 कैरेट शुरू किया। ऑपरेशन 24 कैरेट? ये मेरा मिशन है, सच्चाई का मिशन। FIA खामखा मुझे मार देना चाहती है, परंतु अब मैं FIA से नहीं डर रहा। मेरे सामने जो भी रुकावट बनेगा वो मरेगा। मैं अपने परिवार के हत्यारों की तलाश कर रहा हूँ। कुछ पता चला? नहीं। तुम्हारा बेटा तो बच गया। बंटी नाम है उसका। वो बच ज़रूर गया, परंतु उसी शाम से वो लापता है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिन लोगों ने मेरे परिवार को मारा, बंटी भी उनके पास ही है। उन्होंने खामखा उसे नहीं रखा। वे ज़रूर बंटी के दम पर कोई सौदा मुझसे करेंगे। उन्होंने पहल की? अभी तो नहीं। कौन हो सकते हैं वो जिन्होंने तुम्हारे परिवार को? कोई भी हो सकता है, FIA भी या कोई और। इस बारे में मुझे अभी तक सुराग नहीं मिला। चीन का जासूसी विभाग ऑपरेशन टू किल में दिलचस्पी ले रहा है। उन्हें इस मामले से क्या मतलब? तुली ने धर्मा पर निगाह मारी। ये तो हम नहीं जानते, परंतु उन्हें पूरा मामला पता है, एक्स्ट्रा बोला। मेरे ख्याल में वो इस बात में दिलचस्पी ले रहे हैं कि तुम माइक को मिल जाओ, माइक के काम आओ। चीन वाले अमेरिका और इंडिया के रिश्तों को ख़राब होता देखना चाहते हैं। 2 पल कार में शांति रही। मेरे ख्याल में तुम्हारे परिवार को इसलिए मारा गया कि तुम अपनी छिपी जगह से बाहर निकलो। मुझे भी ऐसे ही लगा, तुली ने गंभीर स्वर में कहा। मेरा दिल कहता है कि ये काम FIA ने किया है। FIA जान गई है कि मैं FIA को कुछ दिन पहले ही तुम्हारे ज़िंदा होने का पता लगा है। राघव के उठा। कैसे कह सकते हो? क्योंकि 2-3 दिन पहले ही FIA ने स्पेशल एजेंट 7-Eleven FIA के स्पेशल एजेंट 7-Eleven ने हमसे मिलना चाहा। तभी उसे पता लगा था कि तुम जिंदा हो। पहले पता होता तो 7-Eleven पहले ही हमारे पास आ जाता। 7-Eleven मिला तुमसे? तुली ने पूछा। हाँ। क्या कहता है वो? उसे पसंद नहीं आया कि हमने तुम्हें ज़िंदा छोड़ दिया। वो चाहता है कि अपनी गलती को सुधारते हुए हम तुम्हें मार दें। तुली के होंठ सिकुड़े। तो अब तुम मुझे मारना चाहते हो? तेरा क्या ख्याल है? राघव मुस्कुराया। मारना होता तो अब तुम मार दिया होता। तुली ने गहरी सांस ली। हम तेरे मिशन ऑपरेशन 24 कैरेट में तेरे साथ हैं, एक्स्ट्रा क्या उठा।
मेरे साथ? तुली ने अविश्वास भरी नज़रों से उसे देखा। हाँ, हैरान होने की ज़रूरत नहीं, हम जानते तू सच्चा है। एफआईए तो तेरे बारे में भारी तौर पर गलतफहमी हो चुकी है कि तूने सीआईए को सब कुछ बता दिया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हम जानते हैं, परंतु एफआईए बात नहीं समझती। एफआईए को आशा है कि तुम अपने को बचाने के लिए एफआईए को आशा है कि हम अपने को बचाने के लिए तुझे मार देंगे। तुझे ना मारो तो एफआईए हमें ख़त्म कर देगी, लेकिन अब हम एफआईए से दबेंगे नहीं। हम मेरी सलाह है कि मुझे अकेला छोड़ दो। तुली क्या उठा। क्यों? मेरा साथ देने से एफआईए और भी तेज़ी से तुम लोगों के पीछे पड़। तेरा साथ नहीं देंगे तो एफआईए हमें छोड़ देगी। तुली ने बारी बारी तीनों को देखा। 7-Eleven स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि या तो हम तुली को ख़त्म करें, नहीं तो एफआईए हमें ख़त्म कर देगी, जबकि हम जानते हैं कि तेरा कहीं भी कोई कसूर नहीं। तुझे मारना भारी गलती होगी। तुली ने गहरी सांस ली और फिर राघव से क्या उठा। मन्नू के बारे में जानता है? मन्नू? राघव के चेहरे पर अजीब से भाव आया। वो तो मर चुका है। वो जिंदा है। नहीं। राघव के होठों से निकला। एक्स्ट्रा और धर्मा के मस्तिष्क को झटका लगा। जिंदा है मन्नू? मैं उससे मिल चुका हूँ। हमने उसे मरा समझकर कार से बाहर फुटपाथ पर डाल दिया था, परंतु तब उसकी सांसें बेहद मध्यम चल रही थी, जो हम समझ नहीं सके। कुछ देर बाद ही वहाँ से पुलिस पेट्रोल कार निकली। मन्नू को घायल पड़े देखा तो उसे अस्पताल ले गए। वो बच गया। ओह! राघव अभी भी हैरान था। फिर इत्तेफाक से मन्नू और जैनी मिल गए। जैनी? वो तो एफआई की कैद में थी तब। ये सब जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का उपन्यास ऑपरेशन टू किल। हाँ, परंतु मेरे मरने की खबर पाकर एफआई ने जैनी को वार्निंग देकर छोड़ दिया था कि वो अपना मुंह बंद रखे, लेकिन मन्नू के मिलने के पश्चात दोनों ने इंडिया से निकल जाने की सोची। इसके लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, तो मन्नू के कहने पर जैनी ने ऑपरेशन टू किल की जानकारी एक अखबार को 3 लाख में बेच दी। सिर्फ 3 लाख में? हाँ, उन्हें इतनी की ज़रूरत रही होगी। वो घबराए हुए थे, परंतु एफआईओ को मामला पता चल गया। अखबार वालों ने अपने अखबार में एक दिन पहले घोषणा कर दी कि कल के अंक में ऑपरेशन टू किल की असलियत पढ़ें। ओह! फिर? मैंने उसका मैंने उसके रिपोर्टर महेश भसीन को एफआईए से बचाने की कोशिश की, लेकिन एफआईए ने उसे पकड़ ही लिया। और जैनी? एफआईए उस तक भी पहुंच गई। मन्नू भी? मन्नू की मुझे जानकारी नहीं है, वो कहाँ है। आखिरी बार उससे मिला तो वो बचा हुआ था। एफआईए अब जैनी को नहीं छोड़ने वाली। राघव ने गहरी सांस ली। तीरथ को किसी ने मार दिया। हाँ, पता लगा, उसे गोली मारी गई। उसके हत्यारों का भी पता नहीं लगा। वो हम पहुंच गए तभी धर्मा क्या उठा। सबकी निगाह सामने सामने पड़ी। उस्मान सर्विस सेंटर का बोर्ड रोशनी में उन्हें चमकता दिखा। अगला दृश्य। रात के 2 बज रहे थे जब 7-Eleven का फ़ोन बजा। तब 7-Eleven नींद में था। हेलो। 7-Eleven ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल फ़ोन उठाया और बात की। आंखें बंद ही रहीं। बट 7-Eleven की आंखें खुल गई। तुली मिल गया? क्या? 7-Eleven के होठों से निकला। आरडीएक्स ने उन्हें ढूंढ लिया। मेरे ख्याल में शांगली से उन्होंने तुली के ठिकाने बारे में जाना है। हाँ, वो और लियो तुली के बारे में जानते थे। अब क्या पोजीशन है? आरडीएक्स ने तुली का क्या किया? उसे मारा नहीं, अपने साथ रखा हुआ है। आरडीएक्स आरडीएक्स से पहले ही तुली तक माइक और उसके 7 लोग पहुंच गए थे। वो तुली को ज़बरदस्ती ले जा रहे थे कि आरडीएक्स ने तुली को हथिया लिया। अब आरडीएक्स तुली को लेकर उस जगह पर पहुंच गए। 7-Eleven ने पूछा। उन्होंने हमसे बचने के लिए ठिकाना बदल लिया है। वे चारों वर्सोवा में उस्मान के सर्विस सेंटर में गए हैं। यहाँ कारों को रिपेयर किया जाता है, सर्विस की जाती है। किसी ज़माने में उस्मान दादा हुआ करता था, परंतु अब शराफत से वक्त बिता रहा है। आरडीएक्स से उस्मान की खास पहचान होगी, तभी वो वहाँ गए हैं। 7-Eleven के चेहरे पर सोच के भाव थे। मैं तुली को मार सकता हूँ? नहीं, कुछ मत करना, 7-Eleven ने कहा। हमें जानना है कि आर्टिस्ट तुली से क्या चाहते हैं। मैंने अपने लोगों को यहाँ बुला लिया है। नज़र रख उन पर। अजीत और मौली का फ़ोन आया था, वो एम्बेसी के बाहर मौजूद थे, माइक पर नज़र रखने के लिए। उन्होंने माइक पर पूरी नज़र रखी, सारे हालातों को देखा। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या करें। माइक पर ही नज़र रखें और रिपोर्ट देते रहें। ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम तुली को ख़त्म क्यों नहीं कर रहे। मौका है। माइक, तुली को ज़बरदस्ती ले जा रहे थे? हाँ, तो इसमें स्पष्ट है कि तुली ने तुली ने कुछ नहीं बताया और बताने के मूड में भी नहीं है, तभी तो माइक उसके पीछे अभी तक है। ऐसा हो सकता है। तुम आरडीएक्स और तुली पर नज़र रखो और उसे रिपोर्ट देते रहो, 7-Eleven ने गंभीर स्वर में कहा। अगला दृश्य। माइक वापस एम्बेसी पहुंचा। गुस्से से भरा उखड़ा हुआ था वो कि तुली हाथ आकर भी निकल गया। आधी रात हो रही थी। एकाएक उसे ल्यू की याद आई। उसने कहा था कि उसके पास और रास्ता भी है। माइक ने ल्यू का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ बैल होने लगी, फिर ल्यू की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम तो चूक गए माइक। माइक ने गहरी सांस ली। आर्टिस्ट ने तुम्हें मात दे दी। वो तुली को तुम्हारे हाथों से ले गए। तो तुम कहाँ थी? तो तुम वहीं थी। बेशक, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। माइक के होंठों से उखड़ा स्वर निकला। तुली को मैं वापस पालूंगा। ये जाने बिना कि आर्टिस्ट तुली को कहाँ ले गए, ल्यू की खनकती आवाज़ कानों में पड़ी। तुम जानती हो? मैं तो बहुत कुछ जानती हूँ। तुली इस वक्त कहाँ है? बहुत आसानी से जान लेना चाहते हो? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ भी नहीं, मैं तो मुफ्त में तुम्हारी सहायता कर रही हूँ।
लियू की आवाज़ कानों में पड़ी। तुली के बारे में बताओ, सुबह बात करेंगे। तुली कहीं दूर निकल गया तो? वो कहीं नहीं जाएगा, मेरी गारंटी। मेरा आदमी उस पर नज़र रख रहा है। ओह, वैसे तुम क्या ताकत से तुली पर कब्जा करना चाहते हो? क्या कहना चाहती हो? मैंने तुली के बारे में जो थोड़ा बहुत जाना उससे ये तो कह सकती हूँ कि तुली की मर्ज़ी के बिना उसका मुंह नहीं खुलवाया जा सकता। वो सख्त सा इंसान है, दबाव में मुंह खोलने वालों में से नहीं। तुम शायद ठीक कह रही हो। तो तुली का पता जानकर उस पर हमला करके उसे कब्जे में लेने का क्या फ़ायदा? वो कुछ बताएगा नहीं। माइक की आंखें सिकुड़ी। सुन रहे हो माइक? सुन रहा हो। तुम क्या कहना चाहती हो? माइक ने कहा, मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसके बारे में सुनते ही तुली तुम्हारी हर बात मान लेगा। क्या? सुबह बात करेंगे, निश्चिंत रहो। मामला तुम्हारे हक में ही जाएगा माइक। उधर से ल्यू ने फ़ोन बंद कर दिया था। अगला दृश्य। शांगली के होंठों से कराह निकली। ल्यू की निगाह शांगली पर थी। एकाएक ही शांगली की आंखें खुल गईं। उसका हाथ वहां पहुंचा जहाँ सिर पर रिवॉल्वर की नाल की चोट पड़ने से बेहोश हुआ था। सिर दर्द कर रहा था। एकाएक वो उठ बैठा। नजरें सामने खड़ी ल्यू पर गई। तुम? शांगली चौंका। मैं कहाँ? उसने आसपास देखा, फिर गहरी सांस ली। ये जगह उसके साथी की थी। मैं यहाँ कैसे आया? शांगली ने ल्यू से पूछा। मैं लाई, ल्यू ने कहा। तुम आर्डियस के हाथों में फंस गए थे और मैं वहाँ से निकल गई थी। तब मैंने तुम्हारे उन आदमियों से संबंध बनाया जो तुली पर नज़र रख रहे थे। उनमें से एक मेरे बारे में जानता था। मैंने उसे बताया कि शांगली फंस गया है और अब इस मामले को मैं संभालूंगी। फिर घंटे भर बाद मुझे फ़ोन आया कि शांगली आर्डियस के साथ तुली वाले होटल में मौजूद है। मैं तुम्हें बचाने वहाँ पहुँची तो तुम्हें बेहोशी की हालत में कार से बाहर पाया। उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया था। मैं तुम्हें उठा लाई। शुक्रिया, तुमने मुझ पर एहसान किया। शांगली ने आभार भरे स्वर में कहा। तुमने आर्डियस को बता दिया कि तुली कहाँ है? ल्यू कह उठा। ना बताता तो वो मुझे मार देते। ल्यू ने गहरी सांस ली। तुमने माइक को तुली के बारे में बताया? शांगली बोला। कैसे जाना? आर्डियस तुली के पास माइक के पहुंचने की बात कर रहे थे, तभी मैं समझ गया कि तुम ठीक समझे। वहाँ हुआ क्या? लियो ने शांगली को सब बताया। आर्डियस सच में खतरनाक है। शांगली सब कुछ जान कर क्या उठा। तुली का बेटा कहाँ है? लियो ने पूछा। क्यों? अब वक्त आ गया है कि उस बच्चे को माइक के हवाले कर दें, ताकि माइक उसे हथियार बनाकर तुली को अपने इशारे पर चलने पर मजबूर कर दे। मैं अब यह मामला खत्म हुआ देखना चाहती हूँ। शांगली के चेहरे पर सोच के भाव उभरे, फिर उसने कहा। तुली के साथ आरडीएस भी हैं, माइक उन्हें संभाल नहीं पाएगा। तो मामला खत्म करना है तो मैं पूरी तरह से माइक का साथ देना होगा। दे देंगे साथ, लीव कह उठी। तुली को आरडीएस से अलग करना बेहतर होगा, परंतु ये सब बातें कल माइक के साथ बैठकर तय करेंगे। तुम बच्चे के बारे में बताओ, वो हिफाजत से कल तुम्हें उसके पास ले चलूँगा। तुम्हारे पास तुली का फ़ोन नंबर होगा? तुली का तो नहीं, लेकिन आरडीएस के फ़ोन नंबर का इंतज़ाम हो सकता है। आरडीएस के फ़ोन नंबर से भी काम चल जाएगा। अगला दृश्य। अगले दिन लीव और माइक मिले। दिन के 11:30 हुए थे। उनकी मुलाकात एक शॉपिंग मॉल के रेस्टोरेंट में हुई। तुमसे फिर मिलकर अच्छा लग रहा है, माइक कह उठा। तुम्हें तुली के हाथ से निकल जाने का दुख नहीं है? ल्यू ने पूछा। बहुत दुख है। दोनों ने एक टेबल संभाली। वेटर आ पहुंचा। क्या लोगे? ल्यू ने पूछा। सिर्फ कॉफ़ी। ल्यू ने 2 कॉफ़ी के लिए कहा तो वेटर चला गया। माइक ने ल्यू को देखा। तुली को अपनी नज़र में रखने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। वैसे तो वैसे वो अब भी हमारी नज़र में है। कहाँ? उसके साथ आरडीएस भी है। कल रात की बात और थी, अब मैं उनसे निपट लूँगा। माइक का स्वर सख्त हो गया। ये अमेरिका नहीं, इंडिया है। कोई गड़बड़ की और फंस गए तो इंडिया की सरकार तुम्हें वापस अमेरिका भेज देगी। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अक्ल से काम लो। इस काम में शोर ना पड़े तो बेहतर है, ल्यू ने गंभीर स्वर में कहा। बिना शोर के ये काम कैसे होगा? ल्यू खामोश रही। तो ली आरडीएस के पास है और आरडीएस उसे मेरे हवाले करने से रहे। माइक ने ल्यू को देखा। मैं तुम्हें अपनी सेवा मुफ्त में दे रही हूँ। शुक्रिया। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास ऐसा कुछ है कि तुली तुम्हारे पास दौड़ा चला आएगा। क्या है? तुली का बेटा बंटी। माइक चौंक पड़ा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो ल्यू को देखने लगा। ल्यू मुस्कुरा रही थी। बोली, इतने हैरान क्यों हो गए माइक? माइक ने गहरी सांस ली। वो अभी तक हैरान था। तुली का बेटा तुम्हारे पास? हाँ। तो उसके परिवार को तुम लोगों ने मारा है? माइक क्या उठा। ऐसा ही समझ लो। बहुत गलत किया ये। हमारे धंधे में कुछ भी गलत नहीं होता। ल्यू से हिलाकर क्या उठी। ज़रूरत क्या थी तुली के परिवार को खत्म करने? वो कहीं छिप चुका था, हमारे आदमियों की निगाहों से बाहर हो गया था। यह अमेरिका की बात है, वूस्टर की घटना के बाद की, जबकि हम बराबर तुली पर निगाह रखना चाहते थे, उसे बाहर निकालने के लिए। उसके परिवार को ख़त्म किया। ठीक किया। परिवार की मौत की बात जानते ही तुली खुले में निकल आया। लेकिन तुम लोगों की चीन की इस मामले में दिलचस्पी मुझे हैरान। चीन अमेरिका के लिए तुली पर नज़र रख रहा था। तुम्हें हमारा धन्यवाद करना चाहिए कि माइक गहरी सांस लेकर रह गया। बहुत गलत हुआ, माइक बोला। क्या मतलब? तुली जानता उसका बेटा उसी के पास है जिसने उसके परिवार को मारा। तो वो तो कब से इस इंतज़ार में है उसके बेटे को सामने रखकर कोई उससे सौदा करे और इस तरह वो जान ले कि किसने उसके परिवार को मारा है। माइक ने गंभीर स्वर में शब्दों को चबा कर कहा। तुम्हें उसका बेटा नहीं चाहिए? ल्यू के खूबसूरत चेहरे पर बल दिखे। बात को समझो ल्यू।
मैंने तुली के बेटे को बीच में रखकर तुली से सौदा करने की कोशिश की तो तुली मेरे पीछे पड़ जाएगा। वो यही सोचेगा कि मैंने उसके परिवार को मारा है। तुली का डर नहीं है मुझे। बात तो यहाँ आकर गड़बड़ होती है कि तुली इस स्थिति के बाद कभी भी अमेरिका का साथ नहीं देगा। ऑपरेशन टू किल के बारे में नहीं बताएगा। अमेरिका का हक में गवाही नहीं देगा। जो तुम चाहती हो वो तो होगा ही नहीं। ल्यू के होंठ सिकुड़े। दोनों के बीच खामोशी रही। फिर ल्यू बोली, मैं समझ गई। ल्यू ने सिर हिलाया। माइक उसे देखता रहा। हमें मिलकर कुछ ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि तुली हमारे हक में हो जाए। हाँ, मुझे तुली की परवाह नहीं है अगर वो मेरे बारे में जान जाता है। जबकि मैं तो चाहती थी कि ये काम गुपचुप तरीके से खामोशी से करके मैं चीन चली जाऊं, परंतु अब मुझे खुलकर सामने आना ही पड़ेगा। वेटर कॉफ़ी रख गया। लियो ने सोचों में डूबे कॉफ़ी का प्याला उठाया। माइक ने भी कॉफ़ी का घूंट भरा। काम कैसे किया जाए? माइक ने पूछा। तुम्हें तुली का विश्वास जीतना है माइक, लियो ने कहा। माइक उसे देखता रहा। इसके लिए मुझे तुली के सामने बुरा बनना पड़ेगा, तभी हम दोनों का मिशन सफल होगा। तुम्हारे दिमाग में क्या है? क्या सोचा है तुमने? बहुत खूबसूरत प्लान सोचा है। अभी मुझे पूरी तरह सोचने दो। तुम सोचो, मैं बाथरूम होकर आता हूँ, माइक ने कहा और उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाथरूम में पहुंचते ही माइक ने मोबाइल फ़ोन निकाला और नंबर मिलाए। एक बार में ही फ़ोन लग गया। हेलो अमर, मैं माइक। ओ कहो, रवि और प्रशांत कहाँ हैं? पास ही हैं, हम तुली की तलाश में एक जगह जाने वाले थे। वो छोड़ो, एक नया काम सुनो। मैं चीनी एजेंट ल्यू के साथ स्टार मॉल के रेस्टोरेंट में हूँ। हाँ, तुम वहाँ कब तक पहुँचोगी? 30 मिनट में। ठीक है, तब तक मैं ल्यू को रोके रखूँगा। तुम लोगों को ल्यू पर नज़र रखनी है और रिपोर्ट मुझे देते रहना। ठीक है, हम 30 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। माइक ने फ़ोन करके जेब में रखा और बाथरूम से बाहर निकल आया। ल्यू के पास पहुँचा और कुर्सी पर बैठते हुए कॉफ़ी का घूंट भरा। फिर ल्यू को देख कर कहा, सोच लिया? हाँ, मुझे बताओ। ल्यू धीमी आवाज़ में माइक को अपना प्लान बताने लगी। माइक ने सब कुछ सुना। 2 मिनट बाद ल्यू खामोश हुई, फिर क्या उठी। जो बात ठीक न लगी हो वो बता दो। मेरे ख्याल में तो तुमने ठीक ही सोचा है। इस तरह तो तुली तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। हाँ, वो मुझे अपने परिवार का हत्यारा समझेगा, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करती। मैंने कौन सा यहाँ रहना है? काम खत्म होते ही चीन के लिए चल देना। मेरा मिशन है कि तुली अमेरिका के हक में गवाही दे और अमेरिका अपने विदेश मंत्री ड्यूक हैरी की हत्या के सिलसिले में इंडिया के सामने सवाल रखे कि इंडिया ने हमारे विदेश मंत्री को क्यों मारा। स्पष्ट है कि चीन चाहता है कि अमेरिका और इंडिया के रिश्ते बिगड़ें, और तुम्हारा मिशन है कि तुली अमेरिका के लिए गवाही दे। माइक मुस्कुराया। हम जासूसों की ज़िंदगी भी कितनी अजीब है। माइक कह उठा। हम जासूस अपने देशों के खूबसूरत मोहरे होते हैं। यही हमारी ज़िंदगी होती है और हमारे अंत का किसी को पता ही नहीं चलता। पता चल भी जाए तो हमारे अपने ही हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। ल्यू मुस्कुरा पड़ी। तो हमारा प्लान पक्का रहा, माइक बोला। पक्का। ज़रूरत पड़ने पर हम फ़ोन पर बात कर लिया करेंगे। ल्यू ने सहमति से सिर हिलाया। तुम कब काम शुरू करोगी? आज, अभी से ही। यहाँ से जाते ही मेरा काम शुरू हो जाएगा माइक। तुम खूबसूरत ही नहीं, समझदार भी हो। लेकिन मुझे अमेरिकन पसंद नहीं है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करवा रहा खुद को। तुम्हारी समझदारी और खूबसूरती की तारीफ़ कर, दोनों ही बातें मुझ में मैं जानती हूँ। ल्यू ने मुस्कुराकर कहा और कॉफ़ी का घूंट भरा। कभी मुझे चीन बुलाओ, मैं तुम चीन से दूर ही रहो तो अच्छा है। इस तरह माइक और ल्यू की बातें होती रहीं। माइक का मकसद ल्यू को रोक के रखना था ताकि अमर, रवि, प्रशांत वहाँ पहुँच जाए। फिर ल्यू उठी, चली गई। माइक ने उसी पल फ़ोन निकालकर नंबर मिलाया तो रवि की आवाज़ कानों में पड़ी। हम ल्यू पर नज़र रखें, उसके पीछे हैं। सावधानी से काम करना, वो नज़रों से ओझल नहीं होनी चाहिए। उसकी हरकत की खबर मुझे देते रहो। 7-Eleven का फ़ोन बजा। कहो। स्क्रीन पर आया नंबर देखने के बाद 7-Eleven ने कान से फ़ोन लगाया। 7-Eleven। उसकी कानों में एफआईए के एजेंट सुनील की आवाज़ पड़ी। शांगली रात से वहीं पर है, बाहर नहीं निकला। और ल्यू? ल्यू बाहर गई है। राकेश का फ़ोन आया है कि ल्यू सीआईए एजेंट माइक से एक रेस्टोरेंट में मिली है। राकेश से कह देना कि ल्यू पर नज़र रखे। और माइक? उस पर अजीत और मौली पहले से ही नज़र रखे हुए हैं। ठीक है। राकेश का कहना है कि ल्यू और माइक में खास बात हो रही है। उन पर नज़र रखो और रिपोर्ट मुझे देते रहो। शांगली, ल्यू नज़रों से ओझलना हो। 7-Eleven ने कहा और फ़ोन बंद करके भट्ट का नंबर मिलाया। 2-3 बार कोशिश करने पर भट्ट से बात हो सकी। आरडीएस और तुली की क्या पोजीशन है? वो उस्मान के गैरेज पर ही हैं, बाहर नहीं निकले। उनकी हरकतों पर पूरी नज़र रखो। ऐसे ही किया जा रहा है। कोई उनसे मिलने तो नहीं आया? नहीं। रूटीन के ग्राहक अवश्य गैरेज पर आ जा रहे हैं, परंतु एक आदमी गैरेज पर नज़र रखता दिखा है। मैंने उसे पहले नहीं देखा। वो पक्का गैरेज पर नज़र रखने के लिए ही वहाँ जमा है। भट्ट की आवाज़ कानों में पड़ी। 7-Eleven के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। उसकी गर्दन पकड़ू क्या? नहीं, उससे कुछ मत कहो। नज़र रखो उस पर और ख़ुद को उसकी नज़रों से बचा कर रखो। ठीक है। अगला दृश्य। धर्मा का फ़ोन बजा। हेलो, धर्मा ने बात की। तुली से बात कराओ। ल्यू की आवाज़ थी। तुम कौन हो? तुली से पूछ लेना बाद में। यहाँ तुली नाम का कोई नहीं। मिस्टर RDX। ल्यू का विश्वास भरा सर कानों में पड़ा। तुली तुम्हारे पास ही है। मुझसे बात करने में उसका ही फ़ायदा है। मेरे से वो उन बातों को जान सकता है जो वो नहीं जान पा रहा। होल्ड करो, धर्मा ने कहा और कान से फ़ोन हटाता राघव एक्स्ट्रा से बोला। कोई युवती तुली से बात करना चाहती है। वो कहती है कि वो तुली को बहुत कुछ बता सकती है। कौन है वो? अपने बारे में नहीं बता रही।
तभी तुली ने भीतर प्रवेश किया। वो मुंह धोकर आया था और टॉवेल से चेहरा पोंछ रहा था। बात करो तुली, धर्मा ने उसकी तरफ फ़ोन बढ़ाया। कोई औरत तुमसे बात करना चाहती है। कौन है? पता नहीं। तुली ने फ़ोन लेकर कान से लगाया। हेलो तुली, ल्यू की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं ही हूँ। तुम कौन? मैं ल्यू हूँ, चीनी एजेंट ल्यू। तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ। कहो। तुली के माथे पर बल पड़े। तुम अपने परिवार के हत्यारों को और अपने बेटे को ढूंढ रहे हो? ठीक कहा मैंने। हाँ। तुम्हारा बेटा बंटी मेरे पास है। तुली के शरीर में ज़ोरदार कंपन हुआ। पलकें काँप सी उठी। बंटी तुम्हारे पास? हाँ मेरे पास। चाहिए तुम्हें? क्यों नहीं चाहिए, वो मेरा बेटा है। तुली की आवाज़ कांपी। वो तुम्हारे पास कैसे आया? कुछ लोगों के पास से उसे मेरे आदमियों ने छीन लिया। आरडीएस की नज़र तुली के चेहरे पर टिक चुकी थी। एक एक तुली के होठों का कसाव बढ़ा। मेरे परिवार को किसने मारा? मैं नहीं जानती। तुम्हारा इस मामले से क्या वास्ता? खास नहीं। तुली के माथे पर बाल आ गए थे। तुम चाहती क्या हो? मैं बंटी को तुम्हारे हवाले करके तुमसे ऑपरेशन टुगिल की लिखित रूप में सब जानकारी लेना चाहती हूँ। चीन को इन बातों से क्या मतलब? मैं नहीं जानती, मैं तो ड्यूटी कर रही हूँ अपनी। चीन ने चीन से मुझे इसी काम के लिए भेजा गया है। तुली के होंठ भिचे रहे। बंटी चाहिए? हाँ। तो ऑपरेशन टुकिल की लिखित जानकारी मेरे हवाले करने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी। एक बात सच बताओ। क्या मेरे परिवार को तुमने ही मारा है ना? तुली की आवाज़ कांपी। नहीं। उसके साथ ही उधर से ल्यू ने फ़ोन बंद कर दिया था। तुली भिचे दांतों से खड़ा रहा। फ़ोन वाला हाथ नीचे किया। क्या हुआ? राघव की आंखें सिकुड़ी हुई थी। चीनी एजेंट ल्यू का फ़ोन था। तुली होंठ भीचे कहता धर्मा को फ़ोन थमाया। मेरा बेटा बंटी उसके पास है। उसके पास? एक्स्ट्रा के होठों से निकला। वो यही कहती है। तुली ने सिर हिलाया। उसके पास हमारा फ़ोन नंबर कैसे आया? धर्मा क्या उठा। तुली आरडीएस को देखता क्या उठा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे परिवार को उसने ही मारा है, परंतु वो इस बात से इनकार करती है। तुम कैसे कहती हो कि उसने तुम्हारे परिवार को? जिसके पास मेरा बेटा होगा वही मेरे परिवार का हत्यारा है, ये तो तय है। परंतु वो कहती है कि उसके आदमियों ने मेरे बेटे को कुछ लोगों से छीना है। मैं नहीं मानता ये बात। तुली का चेहरा धधक रहा था गुस्से से। तो मैं इस वक्त अपने बेटे को हासिल करने के बारे में सोचना चाहिए। वो ल्यू चाहती क्या है? उसका कहना है कि ऑपरेशन टुगिल की सारी बातें उसे लिख कर दूँ, तभी वो बंटी मुझे देगी। ओह। समझ में नहीं आता कि इस मामले में चीन की क्या दिलचस्पी हो सकती है। तुली बोला। चीन ये ज़रूर चाहता होगा कि इंडिया और अमेरिका के रिश्ते बिगड़े। मेरे से जानकारी लेकर वो अमेरिका को दे सकती है। तुम अपने बेटे को वापस पाने की सोचो, एक्स्ट्रा ने कहा। तुली ने एक्स्ट्रा को देखा। तुम क्या चाहते हो कि मैं ऑपरेशन टुगिल की सारी जानकारी लिख कर ल्यू को दे दूँ? ये नहीं हो सकता। ऑपरेशन टुगिल का इंचार्ज था मैं। एफआईए मेरी खास जगह थी। माइक हो या ल्यू, मुझ पर ही घेरा डालना चाहते हैं, क्योंकि मेरी गवाही इंडिया को फंसाने में पक्का काम करेगी। राघव के पीछे कोई नहीं था। मन्नू जैनी की भी वो परवाह नहीं कर रहे। वो सिर्फ मेरे पीछे, और मैं उन्हें कुछ भी लिख कर नहीं दे सकता। हम चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल जाए। उसके लिए कोई दूसरा रास्ता निकल जाएगा। ल्यू को धोखा देकर? हाँ, इस तरह तुम्हारे बेटे की जान खतरे में पड़। यह खतरा तो उठाना ही होगा। मैं ल्यू को ऑपरेशन टू किल की कोई जानकारी नहीं दूंगा। अपने देश के मामले को मैं दुनिया के देशों के सामने नहीं खोलूंगा। एक बार मैंने सीआईए का हाथ अवश्य थामा था, परंतु मेरी मजबूरी थी। फिर भी मैंने सीआईए को कुछ नहीं बताया। माइक अभी तक मेरे पीछे है। क्या करोगे तुम ल्यू के साथ? मुझे पूरा विश्वास है कि उसी ने मेरे परिवार को मारा है। वो अकेली नहीं है। जैसे कि तुम लोग मुझे बता चुके हो कि स्थानीय चीनी एजेंट शांगली भी उसके साथ है। और भी होंगे उसके साथ। उनसे हमें कड़ी टक्कर मिल सकती है। तभी धर्मा का फ़ोन बजा। हेलो। धर्मा ने बात की। तुली से बात करो। ल्यू की आवाज़ कानों में पड़ी। वही है, धर्मा ने कहते हुए फ़ोन तुली की तरफ बढ़ाया। तुली ने फ़ोन कान से लगा कर कहा। कहो। एक बात तो तुम्हें कहना भूल गई। ल्यू की शांत आवाज़ कानों में पड़ी। क्या? ये सौदा हम दोनों में होगा। आरडीएस बीच में नहीं होनी चाहिए। इन्हें अपने से दूर कर दो। तो मैं आरडीएस से एतराज़ क्यों है? जो सौदा तुम चाहती हो वो हो जाएगा। मैं फालतू के लोगों को आसपास नहीं देखना। वो मेरे साथ हैं। सौदा हम दोनों के बीच ही होगा। इस बार ल्यू के आने वाले स्वर में सख्ती आ गई थी। ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि आर्टिस्ट मेरे साथ है? फालतू बातें छोड़कर ऑपरेशन टू किल का ब्यौरा लिखो, ताकि हम जल्दी मिल सकें। इसके साथ ही फ़ोन बंद हो गया। तुली ने कान से फ़ोन हटाते हुए कठोर स्वर में कहा। ल्यू कहती है कि मैं अकेला ही रहूँ इस काम में। तुम लोग मेरे साथ ना रहो। तो वो जानती है कि हम तुम्हारे साथ हैं? राघव होंठ से कोड़ कर क्या उठा। फिर तो वो ये भी जानती होगी कि हम कहाँ हैं। यहाँ है, धर्मा बोला। ठीक कहा, एक्स्ट्रा क्या उठा। पक्का उसका कोई आदमी हम पर नज़र रखता हो सकता है। फिर हम काम कैसे करेंगे? राघव ने धर्मा और एक्स्ट्रा को देखा। हम काम कर लेंगे, तुली ने कहा। वक्त आने पर हम अलग होंगे और फ़ोन पर संपर्क बनाकर रखेंगे। ल्यू कोई खेल खेलती लग रही है। तभी उसने तुमसे अकेले हो जाने को कहा है। एक्स्ट्रा बोला। अब करना क्या है? राघव बोला। हम तीनों यहाँ से इस तरह बाहर निकलेंगे कि कोई हमें देख ना सके। तब ल्यू यही समझेगी कि हम भीतर हैं, परंतु हम तुली के पास ही होंगे जब ये ल्यू से मिलने जा रहा होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले से बाहर मौजूद ल्यू के आदमियों को पहचान लें। यह काम उस्मान करेगा। उस्मान को बुलाओ।
वो बताएगा हमें कि किसी की नज़रों में आए बिना हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। धर्मा उठा और कमरे से बाहर निकल गया। तुम क्या करने वाले हो तुली? मैं कुछ कागज़ों को पकड़कर ल्यू से मिलने जाऊँगा, जहाँ वो मिलने को कहेगी। तब मेरी शर्त होगी कि वो बंटी को भी साथ लाए। वो बंटी को साथ लाएगी और तुम लोग बंटी को उससे छीन लोगे। मैं ल्यू को संभाल लूँगा। ठीक है, मैं ल्यू को ख़त्म करूँगा। तुली बोला। तुम तीनों बंटी को लेकर चले जाना। क्यों? क्यों ख़त्म? उसने मेरे परिवार को मारा है। ये पक्का तो नहीं? पक्का है। जिसके पास बंटी है वही मेरे परिवार का हत्यारा है। धर्मा ने उस्मान के साथ भीतर प्रवेश किया। क्या समस्या है भाई लोग? उस्मान अपने बड़े पेट पर हाथ फेरकर बोला। यहाँ हम पर नज़र रखी जा रही है। हम तीनों चुपके से बाहर निकल जाना चाहते हैं। नज़र रखने वाले को लंबा कर। उन्हें कुछ नहीं करना है। एक्स्ट्रा ने कहा। उन्हें पहचानो, सतर्क रहो। हमें यहाँ से बाहर निकालो। ये भी हो जाएगा? हम यहाँ से निकलेंगे कैसे कि कोई हमें देख ना सके? अभी 2 कारें ट्राई के लिए गैरेज से बाहर जाने वाली हैं। उनकी टिक्की में छुपकर बाहर निकल सकते हो। उस्मान बोला। बढ़िया रहेगा ये तो। अगर ने तुली से कहा। तुम हमारे से फ़ोन पर संपर्क में रहोगे। हाँ, जो भी प्रोग्राम होगा बता दूंगा। मेरा फ़ोन तुम रख लो, धर्मा बोला। ल्यू इसी फ़ोन पर ही तुमसे बात करेगी। कारें जब ट्राई के लिए जाएंगी तो मैं बता दूंगा। उस्मान कहकर बाहर निकल गया। तुम्हें कुछ कागज़ भी चाहिए होंगे कि जब ल्यू से मिलने जाओ तो वो कागज़ तुम्हारे हाथ में दिखें। कागज़ मैं उस्मान से ले लूँगा। तभी धर्मा का फ़ोन बजने लगा। हेलो, धर्मा ने बात की। आरडीएस में से कोई हो? हाँ, मैं सीआईए जासूस माइक बोल रहा हूँ। धर्मा के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं तुम्हारा नंबर पाने के लिए मुझे किसी को 50,000 देने पड़े। उसके बारे में मत पूछना, बताऊँगा नहीं। तुम्हारे पास अगर तुली है तो मेरी उससे बात करा दो। उसके काम की खबर मेरे पास है। उधर से आता माइक का स्वर धर्मा के कानों में पड़ा। धर्मा के होंठ सिकुड़े। उसने तुली की तरफ फ़ोन बढ़ाया। तुली ने फ़ोन लेकर कानों से लगाते हुए कहा, हेलो, मैं माइक हूँ। तो मैं तुम्हारे काम की खबर देना चाहता हूँ। उसके कानों में माइक की आवाज़ पड़ी। तुली ने गहरी सांस ली। सुन रहे हो तुम? हाँ, मैंने तुम्हारे बेटे का पता लगा लिया है। तुम्हारा बेटा चीनी एजेंट ल्यू के पास है। ल्यू ने ही तुम्हारे परिवार को मारा है। तुली का चेहरा धधक उठा। ल्यू का ठिकाना कहाँ है? मैं नहीं जानता। मेरे आदमी उसके बारे में पता लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा बेटा ल्यू के पास है? मेरे आदमियों ने खबर दी। अभी खुलकर इस बारे में उनसे नहीं पूछ सका। ल्यू के ठिकाने के बारे में पता लगते ही मुझे बताना। ज़रूर बताऊँगा। तुम मेरे पास आ जाओ तुली। मेरे पास तुम सुरक्षित हो। मैं यहाँ भी सुरक्षित हूँ। ठीक है, ल्यू के ठिकाने के बारे में पता लगती तो मैं फ़ोन करूँगा। तुली ने फ़ोन बंद किया और आर्डियस को देखकर बोला, मेरे ख्याल में ल्यू और माइक मिले हुए हैं। तुली गंभीर स्वर में क्या उठा। पहले ल्यू ने धर्मा के फ़ोन पर मुझसे बात की। अब माइक धर्मा के फ़ोन द्वारा ही मुझसे बात करके कहता है कि मेरा बेटा ल्यू के पास है। पर दिल्ली का ठिकाना उसे नहीं मालूम। माइक का कहना है कि मेरा फ़ोन नंबर जानने के लिए उसने 50,000 खर्चा है। ऐसे ही कहेगा वो। दोनों के बाद तुम्हारा नंबर होने ही शक पैदा करता है। तुली ठीक कहता है कि ल्यू और माइक मिले हुए हैं, परंतु ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आपस में मिलकर? मेरे ख्याल में ल्यू चाहती है कि मैं अमेरिका के साथ हो जाऊं इंडिया के खिलाफ, परंतु ये बात सीधे सीधे नहीं कह सकती। वो मुझे माइक के करीब लाना चाहती होगी। तुली ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसा मुझे लगता है। धर्मा के फ़ोन पर पहले ल्यू फिर माइक का फ़ोन आना इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या पता ल्यू के बाद तुली का बेटा सच में हो या वो कोई चाल चल रही हो। तुली की निगाह आरडीएस पर घूमी। ल्यू कुछ करना चाहती है, तभी वो हमसे अलग रहने को कह रही है तुली को। वो नहीं चाहती कि हम कोई बचाव करें। माइक तुम्हें खबर क्यों दे रहा है? वो मुझे खुश करना चाहता है कि मैं उसकी बात मानकर उसके हक में बोलूँ, जो अमेरिका चाहे। तुली ने कहा। तुम खतरे में हो तुली। मैं तो कब से खतरे में हूँ। 2.5 महीने हो गए। एक पल का चैन नहीं मिला। परिवार को खोया वो अलग बात है, लेकिन मैं बंटी को नहीं खोना चाहता। पहले मैं देश के लिए खतरे उठाता था, अब अपने लिए उठा रहा हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं तुली।